Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज का हमारा सेशन होने वाला है बड़ा ही प्रोडक्टिव सेशन, क्योंकि in less than 30 minutes we'll be covering all the important and repetitive questions of section 139 to 147 यानी कंपनी ऑडिट का सब चैप्टर 1। अब ये सेशन ना कि आज के लिए बट आपके एग्जाम डे के पहले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ आधी घंटा में आप जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एंड रेपिटेटिव है सब कवर कर लोगे। सो नॉट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एच लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बोथ एडीसी एंड XYZ लिमिटेड। Mr. Saxena, a chartered accountant having a certificate of practice, is a part-time employee of XYZ Limited. Can Mr. Saxena be appointed as the auditor of ADC Limited? मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, H लिमिटेड करके एक होल्डिंग कंपनी है जिसके दो सब्सिडरी हैं, ADC एंड XYZ। अब XYZ के एम्प्लॉय है मिस्टर सक्सेना जो बनना चाहते हैं ADC के ऑडिटर। तो इसमें अपने को क्या याद रखना है, जब दिनेश गया था HR के पास ऑडिटर बनने के लिए, तब HR ने कहा था दिनेश क्योंकि तुम हमारे एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो इसीलिए हम तुम्हें ऑडिटर नहीं बना सकते। पर क्या HR ने ये कहा था क्योंकि तुम होल्डिंग के सब्सिडरी के को सब्सिडरी या एसोसिएट के एम्प्लॉय इसलिए हम तुम्हें ऑडिटर नहीं बना सकते? नो। होल्डिंग सब्सिडरी को सब्सिडरी या एसोसिएट का एम्प्लॉय इज बिल्कुल एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनीज एक्ट में कहा है कि ओनली द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज इन एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एंड यहाँ पे मिस्टर सक्सेना XYZ के लिए इन एलिजिबल है, बाकी किसी कंपनी के लिए नहीं। तो मिस्टर सक्सेना के ADC के ऑडिटर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। Any person who is an officer or employee of the company is ineligible to become the auditor of the company. कंपनी का एम्प्लॉय इनएलिजिबल है, होल्डिंग सब्सिडरी को सब्सिडरी एसोसिएट का नहीं है। In the given case, Mr. Saxena is a part-time employee of XYZ Limited and ADC is another subsidiary of its holding company. Thus, from the above provisions, Mr. Saxena can be appointed as the auditor of ADC. Next questions. What are the disqualifications for appointment of statutory auditor of the company? ओ ये तो बहुत सिंपल है मैम, दिनेश की स्टोरी रिवाइज करनी है। चलो आओ फटाफट दिनेश की स्टोरी एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने मन में क्या कार्ड बांधा था, एक कंपनी दूसरी कंपनी की ऑडिट कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जो खुद अंडर ऑडिट है वो दूसरे की ऑडिट क्या करेगा। फिर दिनेश जब गया था HR के पास एंड कहा कि मुझे अपॉइंट कर लो एज द ऑडिटर, तो HR ने कहा क्योंकि तुम हमारे एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो इसीलिए हम तुम्हें ऑडिटर नहीं बना सकते। जब दिनेश मुंह मोड़ के पीछे जा रहा था एंड उसने गिलिप्स ज्वाइन कर लिया, तब वो वापस HR के पास आता है तो HR कहती है एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय भी इनएलिजिबल है। दिनेश बोलता है चलो मैंने गिलिप्स भी छोड़ दिया, पर अब HR कहती है अब तुम्हारे घर वालों ने कबाड़ा कर रखा है। क्या कबाड़ा कर रखा है? तुम्हारी बहन दाशी ने शेयर्स होल्ड कर रखे और फेस वैल्यू मोर देन 1 लाख, तुम्हारी मम्मी ने गारंटी दे रखी है ऑफ मोर देन 1 लाख, एंड तुम्हारे पापा ने हमसे उधार पे गुड्स दे रखा है ऑफ मोर देन 5 लाख। दिनेश कहता है चलो मैं ये सब भी सॉल्व करके वापस आ जाती हूँ, तो HR कहती है अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि तुम्हारी मम्मी हमसे फ्री में गुड्स ले जाती थी एंड नो ऑडिटर कैन हैव एनी सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी को सब्सिडरी एसोसिएट। तो दिनेश कहता है अच्छा ठीक है मैं वो भी सॉल्व कर देता हूँ। ये सब जब पड़ाव पार करके दिनेश पहुंचता है AGM में, तो AGM में से कौन दिखता है? मामा जी है स्लीपिंग डायरेक्टर। तो HR कहती है नो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के MP और चेयरमैन इज एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दिनेश जाता है मामा जी के पास एंड उन्हें कहता है प्लीज मामा जी अपनी जॉब छोड़ दीजिए, रेम्यूनरेशन मैं भर दूंगा आपकी। तो फिर मामा जी कहते हैं नो प्रॉब्लम मैं छोड़ देता हूँ जॉब। अब दिनेश सोचता है घर भी चलाना है, मामा जी का रेम्यूनरेशन भी देना है, तो ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो HR को जाके कहते हैं काम करो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ मुझे इंटरनल ऑडिटर भी बना दो। तो HR क्या कहती है अरे इंटरनल ऑडिट सर्विसेज तो सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आते हैं एंड नो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन इनकर एनी एक्टिविटी मेंशन्ड इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जब ये सब करके दिनेश फाइनली पहुंचता है कि अब मैं HR राउंड दूंगा, पर्सनल राउंड दूंगा, तब HR को क्या दिखता है अरे दिनेश तो अभी अभी जेल जाके आया था एंड कोई भी ऑडिटर अगर जेल जाके आया एंड उसको 10 साल नहीं बीते तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट आप पे एक और प्रोहिबिशन लगाती है। कंपनीज एक्ट कहती है जितना ऑडिट पॉसिबल है उतना ही करो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 20 कंपनीज की ही ऑडिट की लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर OPC, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। सबसे पहले क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी। दूसरा क्या है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तीसरा अ पर्सन हु इज पार्टनर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी।
कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है और फेस वैल्यू मोर देन 1 लाख, इंडेटेड टू कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 lakhs, गारंटी दे रखी है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है, डायरेक्टर या केएमपी या चेयरपर्सन का रिलेटिव है, 20 कंपनी से ज़्यादा की ऑडिट नहीं करनी है, एंड अगर कोर्ट में कन्विक्ट हो गए हो, जेल गए हो तो 10 साल बीत जाने चाहिए, एंड सेक्शन 144 का कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए. Messrs ABC is an audit firm having partners A, B, and C. All of them are qualified chartered accountants. The firm has offered the appointment as a company auditor of X Limited for the financial year 2021. Mr. P, the relative of Mr. A, is holding 6,000 shares in X Limited having market value of 1,75,000. तो ये है एक ट्रिक क्वेश्चन, आपको बहकाने के लिए है ये क्वेश्चन. क्यों बहकाने के लिए? अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए, दाशी शेयर्स होल्ड कर सकती है पर फेस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे ए बी सी को अपॉइंट होना है इन एक्स लिमिटेड, एंड ए का एक रिलेटिव है मिस्टर पी जिसने होल्ड कर रखे 6,000 शेयर्स, पर इन 6,000 शेयर्स का फेस वैल्यू क्या है? 6,000 into 10 that is 60,000 which is well within the limits of 1 lakh. क्या हमें मार्केट वैल्यू देखने की जरूरत है क्या? मार्केट वैल्यू 100 करोड़ भी हमें मतलब नहीं है, अगर फेस वैल्यू 1 लाख के अंदर है तो ऑडिटर एलिजिबल है. A person shall not be eligible for appointment as an auditor of the company who or his relative or partner is holding any security or interest in company, subsidiary, holdings, associate, co-subsidiary. However, the relative may hold securities of face value not exceeding 1 lakh. यहाँ पे face value 1 लाख से कम है क्या? हाँ बिल्कुल कम है. Mr. P, relative of Mr. A, is holding shares of X Limited of face value 60,000. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टिक, आप हो सकते हो अपॉइंट. Therefore, Mrs. ABC is not disqualified for appointment as an auditor of X Limited. What are the services which cannot be rendered by statutory auditor of the company under section 144 of the Companies Act? section 144 में कौन कौन से services ऑडिटर नहीं इनकर कर सकता? एक बार फटाफट बोल देते हैं क्या क्या सर्विसेज नहीं दे सकता. सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, दूसरा इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, तीसरा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर एक्चुरियल सर्विसेज, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फिर मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विसेज. Discuss the procedure for appointment of first auditor of the company and his tenure. मतलब फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा, एंड वो कब तक अपॉइंट होगा. तो फर्स्ट ऑडिटर हमेशा कौन अपॉइंट करता है? अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन है? बीओडी. तो हम सबसे पहला चांस बीओडी को देंगे. कितने दिन का चांस देंगे? 30 डेज का. बीओडी 30 दिन में नहीं ढूंढ पाया है, अपने हाथ खड़े कर लेता है, तो हम दूसरा चांस किसको देंगे? मेंबर्स को. कितने दिन का? 90 डेज का. अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी का एक ही बाप है सीएनएजी, तो सबसे पहला चांस उसी को मिलेगा. सीएनएजी को कितने दिन का चांस देते हैं हम? 60 डेज का. 60 डेज में सीएनएजी नहीं ढूंढ पाया तो फिर हम बीओडी को चांस देंगे 30 डेज का. एंड अगर बीओडी भी नहीं ढूंढ पाया तो ऑब्वियसली मेंबर्स तो हमारे मसीहा है ही, वो ढूंढ के ला के देंगे हमें विद इन 60 डेज. अब टेन्योर की बात की जाए तो टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज द सेम. क्या होता है टेन्योर? कंपनी एक्ट कहती है ऑडिटर का भी ये पहला ऑडिट है विद द कंपनी, एंड कंपनी का भी पहला असाइनमेंट है विद द ऑडिटर, तो हम उसे जानने पहचानने की टाइम देते हैं, एंड इसीलिए टेन्योर 1 साल तक का ही. अगर तुम्हें समझ में आए तो रीअपॉइंट कर दो, नहीं समझ में आए तो दूसरा कोई ढूंढ लो. शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज, इफ नॉट बाय मेंबर्स विद इन 90 डेज. सीएनएजी अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज. सीएनएजी नहीं अपॉइंट कर पाया तो बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, एंड उसके बाद वो दोनों नहीं कर पाए तो मेंबर्स करेंगे विद इन 60 डेज. If annual general meeting is not held in time, the auditor automatically vacates his office. Critically comment. Good question.
अच्छा, अब इसमें कहा है कि अगर एजीएम नहीं होता है किसी कंपनी का तो हम ऑटोमेटिक वेकेशन मानेंगे ऑडिटर के ऑफिस का। अरे भैया कैसे मानोगे, वेकेट भी करने के लिए तो उसे रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए अगर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म है, या तुम ऐसे रेजिग्नेशन कर रहे हो तो भी तो सबका अप्रूवल चाहिए। तो कुछ भी करने के लिए अप्रूवल तो चाहिए शेयर होल्डर से, जिसके लिए तुम्हें मीटिंग तो बुलानी ही पड़ेगी। तो अगर जब तक एजीएम नहीं होगा तब तक क्या हम मान सकते हैं कि ऑडिटर चला गया? नहीं, हम ये नहीं मान सकते। हम तब तक ये मानेंगे कि ऑडिटर कंटिन्यूज इन हिज ऑफिस। जब तक एजीएम नहीं होगा तब तक एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू इन हिज ऑफिस। हाँ, बट एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एजीएम करवाना, दूसरा अगर मैं रीअपॉइंट होने वाला हूँ तो रीअपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास करवाना, एंड अगर मैं नहीं रीअपॉइंट होने वाला हूँ तो रिमूवल करके नए ऑडिटर का रेजोल्यूशन पास करवाना। ठीक है, तो जब तक एजीएम नहीं हो, आपके पास रैटिफिकेशन का कोई सोर्स ही नहीं है, तो आपको यही मानना पड़ेगा एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू इन ऑफिस। For ratification of auditor's appointment, AGM should be held. Where AGM is not held, ratification of appointment cannot be done. Hence, existing auditor shall continue to become the auditor of the company. ड्यूटीज क्या है? एजीएम करवानी चाहिए, अगर रीअपॉइंट है तो रीअपॉइंट करवाना चाहिए, एंड अगर न्यू ऑडिटर है तो न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करवाना चाहिए। Discuss the provisions under section 139 subsection 7 relating to appointment of first auditor in a government company. How can an auditor duly appointed by a company be removed before expiry of his term? तो इसमें क्या कहा है कि पहले ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को आप कैसे अपॉइंट करोगे, कब अपॉइंट करोगे, कितने दिन तक अपॉइंट करोगे, एंड अपॉइंट कर भी दिया पर यार 4-5 महीने में समझ में आया ये तो काम का बंदा है ही नहीं, ये तो काम का बंदा है ही नहीं, तो उसे रिमूव करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले ये ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा? अब भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसे कौन अपॉइंट करेगा? सबसे पहले हम चांस देंगे सीएनएजी को, कितने दिन का? 60 डेज का। 60 डेज में सीएनएजी नहीं ढूंढ पाया तो हम चांस देंगे बीओडी को, कितने दिन का? 30 डेज का। एंड दोनों नहीं ढूंढ पाए तो हमेशा हमारे जो मसीहा है यानी मेंबर्स, उसको हम चांस देंगे 60 डेज का। ये कब तक अपॉइंट होगा? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। CNAG within 60 days, board of directors within 30 days, एंड अगर बोर्ड भी फेल हो जाता है तो मेंबर्स विद इन 60 डेज। ऑफिस कब तक है इसका? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब आते हैं रिमूवल पे, मतलब 4 महीने बीते एंड हमें लगा यार ये ऑडिटर तो काम का नहीं, हमें दूसरा ऑडिटर लाना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा? तब आपको 3 जन की जी हुजूरी चाहिए होगी। किन 3 जन की? मेंबर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एंड बोर्ड की। ऑडिटर को हटाना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी बिफोर रिमूवल ऑफ टर्म तो और भी आसान है। इसीलिए कंपनीज एक्ट कहता है कि तुम कोई बेफिजूल रीजन से उसे नहीं हटाओ, इसलिए हम चाहते हैं कि तीनों का अप्रूवल मिले। अगर एक का भी अप्रूवल नहीं मिले तो ऑडिटर आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन के पास करते ही विद इन 30 डेज आपको फाइल करना है फॉर्म ADT2। किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट वो फॉर्म देखेगा, उसमें रीजन देखेगा, समझेगा, परखेगा, एंड अगर उसे सही लगे चलो ठीक है कंपनी सही कर रही है तो वो उसे अप्रूवल दे देगा। एंड अप्रूवल देते ही विद इन 60 डेज हमें चाहिएगा लास्ट अप्रूवल यानी शेयर होल्डर्स का थ्रू SR इन GM। ठीक है, क्या ऑडिटर को सुनवाई है क्या? बिल्कुल है। ऑडिटर को हम पहला मौका देंगे, हम अपनी परेशानियां बताएंगे ऑडिटर का, उसके अगेंस्ट पे जस्टिफिकेशन सुनेंगे, बट उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते तब हम ये प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने? सबसे पहले हम पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन के विद इन 30 डेज हम पास करेंगे ADT2 का फॉर्म टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसके बाद हम विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली ऑडिटर को हम सुनवाई का मौका तो देंगे ही। अब राइट्स ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। डिस्कस द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। क्या क्या राइट्स है? तो अभी टाइम है दाशी की स्टोरी रिवाइज करने का। दाशी की स्टोरी रिवाइज करने का। दाशी जैसे ही फिलिप्स में जाती है वो कहती है दिनेश से मुझे अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, कौन एलिजिबल है कौन इन एलिजिबल है सबके बारे में पता चल गया। आप एक काम करिए, आप मुझे मेरे हक के बारे में बता दीजिए। तो फिलिप्स पूछता है तुम्हें क्या हक चाहिए? तो दाशी कहती है सबसे पहले तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। तो फिलिप्स कहता है लो हक एक्सेस टू बुक्स ऑफ द कंपनी। फिर दाशी कहती है आपका तो फैला हुआ कारोबार है। तो फिलिप्स कहता है लो एक्सेस टू ब्रांच बुक्स एंड ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स। फिर दाशी कहती है
पर ये तो मेरा पहला ऑडिट है, अगर मुझे क्वेश्चंस हुए तब क्या? तो फिलिप्स कहता है लो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर दाशी कहती है मेरे भैया का बहुत मन है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का, क्या वो कर सकते हैं क्या? तो फिलिप्स कहता है नो 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 नो, ओनली द स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ द कंपनी हैज द राइट टू साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। फिर दाशी कहती है एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ पर इसका आंसर जरूर बताना, मैं तो छोटी सी हूँ, क्या आप मुझे एजीएम में बुलाओगे? तो फिलिप्स कहता है अरे पगली जरूर बुलाएंगे, तुम्हारा राइट प्लस ड्यूटी है टू अटेंड एजीएम एंड रिसीव नोटिसेस इन रिगार्ड टू दैट। फिर दाशी कहती है आपका तो इतना फैला हुआ कारोबार है, इतने सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, अगर कभी मेरे पे लीगल कुछ केस हो गया या आपकी कंपनी के अगेंस्ट कुछ लीगल केस हो गया जिसमें मैंने रिप्रेजेंट किया, या फिर मुझे कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल केस कभी लड़ना पड़ा, पर मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर रखी है, तो क्या आप उसके पैसे भरोगे? तो कंपनी में कहती है बिल्कुल हाँ, इट इज योर राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन केस ऑफ लीगल केसेस बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप करेक्ट हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड अकाउंट्स एंड वाउचर्स, access at all time to books and accounts and vouchers of the company, right to obtain information and explanation, right to inspect branch offices and branch accounts, right to receive report of branch audit from branch auditor, right to receive notices and attend AGM, right to sign audit report and other documents, right to have audit report read at the AGM, right to attend the meeting of audit committee, and right to be indemnified. The company auditor incurred a liability for defending case against, although the auditor worked honestly while performing his audit work. Whether such liability is to be borne by the auditor? अरे नहीं यार, अभी तो हम दाशी को बोल के आए कि इट इज हर राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगर उसने कुछ गलत नहीं किया। एंड यहाँ पे क्या लिखा है? ऑडिटर वर्कड ऑनेस्टली। तब तो अगर ऑडिटर सच्चा है तो हम बिल्कुल बिल्कुल उसका साथ देंगे एंड उसके जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हुए वो कंपनी इंडेमनिफाई करेगी। The auditor who has worked honestly for defending himself against the company suit has the right to be indemnified by the company. Hence, no such liability is to be borne by the auditor of the company. XYZ Limited is the holding company of ABC Limited. Appointed Mr. SK as the auditor of XYZ Limited. In the course of audit, Mr. SK wanted to visit the office of ABC Limited for verification of certain documents relating to holding company. CFO objected auditor's visit but supplied him with the financial statements of ABC Limited. Offer your views as to auditor's demand for the said visit. मतलब XYZ Limited holding company जिसके auditor है Mr. SK and ABC है ABC XYZ का सब्सिडरी कंपनी एंड मिस्टर एसके चाहते हैं कि वो एबीसी का एक बार बुक्स ले ले, क्योंकि अल्टीमेटली मिस्टर एसके को कंसोलिडेट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन्हें चेक करना पड़ेगा कि सब सब्सिडरी बुक भी सही है ना। तो क्या मिस्टर एसके के पास राइट है? बिल्कुल राइट है। हमने दाशी को क्या दिया था? एक्सेस टू ऑल बुक्स एंड वाउचर्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड यहाँ मिस्टर एसके जब कंसोलिडेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑब्वियसली उन्हें सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मिस्टर एसके का पूरा पूरा हक है टू इवन विजिट दैट सब्सिडरी एंड हैज एक्सेस टू बुक्स एंड वाउचर्स ऑफ द सब्सिडरी। तो यहाँ सीएफओ है गलत एंड मिस्टर एसके है करेक्ट। Auditor of the company, which is the holding company, shall have right to access to records of all its subsidiary as it so far concerns the consolidation of financial statements with the subsidiaries. Hence, CFO cannot object auditor's visit in the subsidiary company. Write a short note on the duties of company audit. ओ ये तो मुझे आता है, बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला था? दाशी सबसे पहले क्या चेक करने गई? इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? उसे सबसे ज्यादा पसंद है इन्वेस्ट करना। तो उसने देखा कि फिलिप्स का पोर्टफोलियो कैसा है, बट फिलिप्स की पोर्टफोलियो देखते देखते उसने एक और चीज देखी कि कहीं फिलिप्स ने इन्वेस्टमेंट्स परचेज प्राइस के नीचे पे तो नहीं बेची। फिर उसने सोचा यार फिलिप्स के पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसे लगा कहीं इन्होंने लोन्स तो नहीं लिया है। तो लोन्स में जाके उसने देखा कि हाँ लोन तो उठाया है, और एक चीज नोटिस की कहीं ये लोन डिपॉजिट में तो नहीं डाल दिया है, क्योंकि अगर डिपॉजिट में डाल देंगे मतलब नो रीपेमेंट। फिर उसने सोचा जब मैं लाइबिलिटी साइड देख रही हूँ तो मैं एसेट साइड ऑफ द लोन्स भी देख लेती हूँ, मतलब कंपनी ने लोगों को कितना उधार दे रखा है। एंड उसमें उन्होंने देखा कि टर्म्स एंड कंडीशंस तो प्रेजुडिशियल नहीं है ना, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस तो कंपनी के फेवर में है ना। फिर ये दाशी देखती है यार इतने पैसे, ये तो पैसे लेने से ज्यादा पैसे उधार दे रही है, इतने पैसे आए कहाँ से? फिर उसे समझ में आया ओ लास्ट ईयर कंपनी ने तो शेयर इशू किया था।
तो वो शेयर इशू में देखती है कि जितने शेयर इशू हुए उसके अगेंस्ट पे कंपनी ने कैश रिसीव कर लिया है या नहीं किया है। एंड उसके बाद वो क्या देखती है कि जब शेयर्स इशू हो रहे हैं तो मतलब कंपनी का टर्नओवर तो तगड़ा होना चाहिए, इतनी जल्दी कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ नहीं ला सकती। तो वो देखती है कि हाँ चलो टर्नओवर तो तगड़ा है पर प्रॉफिट इतना कम क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स हैव बीन चार्ज टू पीएनएल। फिर वो देखती है ऐसा तो नहीं है पर मार्केटिंग का बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एक्सपेंस है। फिर दाशी सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस बुक्स में दिखा रखे हैं, ऐसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस रियल में कुछ है हुए ही नहीं है एंड ये सिर्फ पैसा गायब कर रही है। तो मांगती है सीएफओ एंड सीईओ से सारा प्रूफ। एंड जब वो उसे सारे प्रूफ सप्लाई कर देते हैं, न्यूज़पेपर कटआउट्स बैनर्स जो भी वो मांगती है सब सप्लाई कर देते हैं। तो दाशी बोलती है चलो ठीक है इट्स फाइन, आपने इतना मार्केटिंग एक्सपेंस किया है, प्रूफ हो गया। सबसे पहले उसने चेक किया था इन्वेस्टमेंट्स की वो परचेज प्राइस से नीचे पे तो नहीं बिकी है ना। उसके बाद उसने क्या चेक किया था कि लोन्स एंड एडवांसेस कहीं डिपॉजिट्स तो नहीं, डिपॉजिट्स में तो नहीं क्वालिफाई कर दिए ना। फिर उसने सोचा एसेट साइड भी देख लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन सही है ना। उसके बाद उसने क्या देखा कि शेयर्स इशू है तो कैश आ गए है ना, डायरेक्टर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं पीएल में तो चार्ज नहीं हो गए एंड कोई ऐसी तो बुक एंट्री नहीं है जिसे बुक्स में रियल में हुई ही नहीं है। Discuss the provisions of Companies Act as regards reporting of frauds by company auditor। अगर एज अ कंपनी ऑडिटर आपको कभी कोई फ्रॉड मिलेगा तो आप क्या करोगे। तो जब दाशी को फ्रॉड मिला था तब वो दिनेश के पास भागी थी और उसने कहा था कि अब हम होने वाले वायरल एज वायरल वड़ा पाव गर्ल। पर दिनेश ने क्या बोला, थमो जरा, तुम्हारा फ्रॉड अमाउंट है 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर क्या तुम सबसे पहले ये बात जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दोगी क्या, नहीं, तुम्हें ये बात पहले बतानी पड़ेगी बीओडी एंड ऑडिट कमेटी को विद इन 2 डेज। उनके रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा फॉर 45 डेज। अगर उनका रिप्लाई हो गया तो भला, नहीं आया तो भी 45 डेज के बाद विद इन 15 डेज में तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे बताओगी, पार्लियामेंट के सामने जाके धरना दोगी क्या, नहीं, you will send ADT 4 in the form of, sorry, you will send form ADT 4 through RPAD, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एंड तुम ये फॉर्म किसको भेजोगी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात नहीं बतानी, पर बीओडी और ऑडिट कमेटी को फिर भी ये बात बतानी है विद इन 2 डेज। एंड नेचर, अमाउंट एंड पार्टीज बताना है बोर्ड रिपोर्ट में। फ्रॉड अमाउंट ऑफ 1 करोड़ बीओडी या एसी को बताना है विद इन 2 डेज एंड उनको रिप्लाई का वेट करना है फॉर 45 डेज। रिप्लाई आ गया तो भले, नहीं आया तो 45 डेज की कंप्लीशन में विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सब रिप्लाई आपको भेजना होगा ये बात, आपको बताना होगा ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके थ्रू बताओगे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिपोर्ट भेजोगे, सील्ड कवर में भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के फॉर्म में भेजोगे एंड थ्रू एडीटी 4 भेजोगे। 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात नहीं बतानी, पर ऑडिट कमेटी और बोर्ड को फिर भी बतानी है विद इन 2 डेज। एंड क्या क्या बताना है, नेचर, अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व। फिर आता है branch audit. ABC Limited has 2 branch offices in Chennai and Hyderabad for which branch auditors were engaged. Messrs. APS and Company Chartered Statutory Auditor of ABC Limited are responsible in respect of work entrusted to ब्रांच ऑडिटर्स ऑल्सो, डू यू अग्री। मतलब इसमें पूछा है क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर। बिल्कुल है, अल्टीमेटली स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना है, अल्टीमेटली स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही सारे ब्रांचेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करके सबमिट करना है। तो ब्रांच में जो भी हो रहा है उसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ब्रांच ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू कंपनी ऑडिटर एंड कंपनी ऑडिटर शैल सी द रिपोर्ट एंड आस्क फॉर एक्सप्लेनेशंस इफ नीडेड। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है ब्रांच ऑडिटर के काम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज द राइट टू विजिट द ब्रांचेस whenever needed and he shall have access to branch books and branch reports also, because ultimately all of this relate to the compiled financial statements and compiled financial statements में तो statutory auditor का ही साइन जाएगा। तो ब्रांच में जो भी हो रहा है उसके लिए भी statutory auditor रिस्पॉन्सिबल है। ब्रांच ऑडिट कौन कौन कर सकता है, या तो एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी का ऑडिटर ही बन सकता है ब्रांच ऑडिटर। The branch auditor shall prepare a report on accounts of branch examined by him and send it to company's
auditor. The company's auditor shall have the right to visit the branch office it deems it necessary for performance of duties and auditor. Company auditor shall have access to all times to books and accounts and vouchers of the company maintained at the branch office. उसके अलावा द रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिटर्स विल बी डेल्ट बाय कंपनीज ऑडिटर इन द मैनर डीम्ड फिट. ब्रांच ऑडिटर को फ्रॉड भी रिपोर्ट करना पड़ता है जस्ट एज द कंपनी ऑडिटर, हेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल तो है. Discuss the procedure if the branch audit report is prepared by a person other than statutory auditor and the situations when qualifications are to be made in the branch audit report. मतलब क्या बोले, क्या ब्रांच ऑडिट किसी और से किया जा सकता है क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अलावा? बिल्कुल किया जाता है. हमने ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए 2 चॉइसेस दिए थे, या तो कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही ब्रांच ऑडिटर बना दो, या एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर इज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज एलिजिबल टू बिकम द ब्रांच ऑडिटर. मतलब जो भी सेक्शन 139 के सेक्शंस को सेटिस्फाई करता है, प्रोविजंस को सेटिस्फाई करता है एंड ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है, वो ब्रांच ऑडिटर बन सकता है. तो ये दोनों चॉइसेस है कंपनी के पास, जो इच्छा वो करे. अब कंपनी ने ऑप्ट किया फॉर द फर्स्ट चॉइस एंड किसी एक्सटर्नल पार्टी हु इज एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी को बना दिया ब्रांच ऑडिटर. अब उसने क्या किया, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दे दी. तो नॉर्मली तो कंपनी ऑडिटर हमेशा इन क्वालिफिकेशंस को कंसिडर करेगा, अपने रिपोर्ट में दिखाएगा, पर इन 3 चीजों पे वो क्वालिफिकेशन अपने रिपोर्ट में नहीं दिखाएगा. किन 3 चीजों पे? अगर क्वालिफिकेशन इममटेरियल है, मतलब 100 करोड़ की कंपनी में जो ब्रांच ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया है वो 500 रुपए का है, तो वो क्या हुआ, इममटेरियल या इररेलेवेंट. तब अगर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन हुआ तो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट का ये क्वालिफिकेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने रिपोर्ट में नहीं डालेगा. दूसरा क्या, अगर ब्रांच ऑडिटर ने जो क्वालिफिकेशन डाला था वो किसी ऐसी चीज के लिए था या कोई डॉक्यूमेंट के लिए था जो कंपनी ने उससे नहीं लिया था, बट अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास वो डॉक्यूमेंट है या जो भी उसका नेसेसरी रिलेटिव एक्सप्लेनेशन था वो कंपनी ऑडिटर को मिल चुका है, मतलब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है. तो क्या होगा, क्वालिफिकेशन डाल के. एंड लास्टली कंपनी ब्रांच ऑडिटर ने जो भी एडजस्टमेंट सजेस्ट किया था, ये जिस भी एडजस्टमेंट की वजह से उसने क्वालिफिकेशन डाला था, फॉर सपोज कि इन्वेंट्री सही वैल्यू नहीं हो रही थी, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू होनी चाहिए, बट ब्रांच ये मान नहीं रहा था. बट जब कंपनी ऑडिटर ने कहा एंड उसे समझाया तब ब्रांच ये मान चुका है एंड उसने एडजस्टमेंट कर दिया है. तब अब जब क्वालिफिकेशन ये एग्जिस्ट नहीं करता तब वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या ही डालेगा. तो ये याद रखना, 3 केसेस में कभी भी ब्रांच ऑडिटर का क्वालिफिकेशन कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट में नहीं जाएगा. कब अगर क्वालिफिकेशन इममटेरियल है, अगर क्वालिफिकेशन कोई ऐसे डॉक्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन के लिए था जो अब कंपनी ऑडिटर को मिल गया है एंड क्वालिफिकेशन का जो भी एडजस्टमेंट था अब वो हो चुका है. पहला तो क्वालिफिकेशन मेड इज नॉट मटेरियल. ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय ब्रांच ऑडिटर हैव बीन मेट and in light of information and explanation given to them which were not available to branch auditor, they are satisfied that the qualification is not called for. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ब्रांच ऑडिटर को नहीं मिला था वो कंपनी ऑडिटर को अब मिल चुका है. एंड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, डिस्कस ब्रीफली द स्कोप ऑफ ऑडिट कमिटी. मतलब ऑडिट कमिटी का पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये ऑडिट कमिटी बनाता कौन है? कौन बनाता है ऑडिट कमिटी? लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी. अब पब्लिक कंपनी में कौन कौन बनाते हैं? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एंड जिन्होंने आउटस्टैंडिंग लोन्स या डिबेंचर्स ले रखे हैं 50 करोड़ से ज़्यादा के. ठीक है. लिस्टेड पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर ऑफ यहाँ पे 100 करोड़ होगा, 100 करोड़ और मोर, एंड पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़. हमने फंक्शंस में क्या बोला था? फंक्शंस क्या होता है ऑडिट कमेटी के? PITIER, PITIER. पी से क्या था? पब्लिक इशू, मतलब IPO से जितने पैसे उठाए या जिस रीजन के लिए उठाए हैं वो उसी के लिए यूज हो रहे हैं. आई से क्या था? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, मतलब इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट्स आर प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज्ड. टी से क्या था? ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड बाय ऑडिट कमिटी.
फिर आई से क्या था, इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है, ऑनगोइंग है एंड कोई दिक्कत नहीं है। ई से क्या हुआ था, ई से अब ऑडिटर की क्लास लगी थी एंड हमने देखा था कि ऑडिट प्रोसीजर्स इफेक्टिव तो है ना, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड लास्टली आर से हमने फिर से क्या देखा था कि रिमूवल, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड एनीथिंग रिलेटेड टू कंपनी ऑडिटर, वो सब कौन अप्रूव करेगा, हमारा ऑडिट कमिटी। ठीक है। पावर्स में हमने क्या बोला था, क्विब्स, क्विब्स। सी से क्या बोला था, कमिटी में सॉर्ट कमेंट्स, मतलब कमिटी कभी भी ऑर्डर को बुला के उससे कमेंट्स ले सकती है अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है नहीं सही है, क्या गलत है, क्या इंप्रूव हो सकता है, क्या अभी रखना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, एनीथिंग। डब्ल्यू से क्या है, विसल ब्लोअर पॉलिसी, कंपनी को सीटी बजानी है क्या, नहीं कंपनी को सीटी नहीं बजानी है, ऑडिट कमेटी विसल ब्लोअर पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा, जिससे अगर कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी तकलीफ है तो वो आके ऑडिट कमेटी को अपनी बात बता सकता है। आई से क्या था, इन्वेस्टिगेशन, किस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी ऑडिट कमेटी, अगर ऊपर के कोई भी फंक्शन से एक्सरसाइज करने में ऑडिट कमेटी को दिक्कत हुई तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर उसे लगता है कि आरपीटी का ये ट्रांजैक्शन ये गलत है एंड इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो उसके पास के हक है। बी यानी बोर्ड रिपोर्ट, मतलब ऑडिट कमेटी की कोई भी बात नहीं मानी तो बोर्ड को ये बताना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, एंड ये बिल्कुल जरूरी है वरना बोर्ड ऑडिट कमेटी से भी नहीं डरेगा। एंड लास्टली एस से सेफगार्ड्स अगेंस्ट विजिल मैकेनिज्म, मतलब अगर आप ऑडिट कमेटी के पास आओगे तो ऐसा नहीं है ऑडिट कमेटी आपको खाली हाथ भेज देगा, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, सॉल्व करेगा एंड जो भी आपका गुनहगार है उसको सजा भी देगा। ठीक है। So I hope you had a fun-filled session and I hope this session really helps you today and the day before exam. And in case of any such more content, comment down below and we'll bring in that for you. Thank you. Hello everyone, I hope you are back from a wonderful break and हम स्टार्ट करने वाला है आज अपना पहला मेगा रिवीजन, यानी हम चैप्टर 1 का सब चैप्टर 1 जहाँ पे हमने कवर किया था अपॉइंटमेंट से लेके पनिशमेंट तक के कंपनी ऑडिट के सारे सेक्शंस एंड 3 इंडिपेंडेंट टॉपिक्स जॉइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट एंड ऑडिट कमेटी को करने वाले हैं रिवाइज जस्ट इन 45 मिनट्स टू 1 आवर। आई एम प्रिटी एक्साइटेड एंड आई होप द सेम फ्रॉम यू। सो आर वी रेडी टू रिवाइज इट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्टोरी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, दिनेश। अब दिनेश क्या है, दिनेश एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहता है क्योंकि उसने आर्टिकलशिप फर्म में काम किया एंड उसे समझ में आया है भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट में बहुत पैसा है। तो वो जाता है अपने पार्टनर के पास एंड कहता है सर मुझे आप जैसा बनना है, बता दो कैसे बनूं। तो पार्टनर क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो सीए एग्जाम क्लियर कर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन। दिनेश दिन रात मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। उसके बाद पार्टनर कहते हैं सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑब्टेन कर ले। दिनेश वो भी कर लेते हैं। दिनेश बोलता है सर ये सब तो एक इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए काफ़ी है, फर्म बनाना है तो क्या करूँ। तो पार्टनर बोलते हैं आराम से फर्म बना बट उसमें इंश्योर कर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया माने कोई अगर यूएस सीपीए या कोई भी और अकाउंटेंट डिग्री फॉरेन कंट्री से करके आया तो वो क्वालिफाइड नहीं है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन इंडिया। ठीक है। फिर दिनेश बोलता है सर आजकल पार्टनरशिप फर्म कौन ही बनाता है, वो तो पुराना हो गया, मैं तो एलएलपी बनाऊंगा। पार्टनर बोलते कोई दिक्कत नहीं, आराम से एलएलपी बना पर उसमें जो सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होंगे वही साइन कर पाएंगे। दिनेश बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिनेश बोलता है सर मैं एलएलपी की रजिस्ट्रेशन करवाने गया था तब मैंने देखा कंपनी की रजिस्ट्रेशन में और लंबी लाइन है, मतलब पक्का कंपनी में बेनिफिट्स एलएलपी से भी ज़्यादा है, तो अब मुझे कंपनी बनानी है। तो पार्टनर ने क्या बोला, अरे बुद्धू तेरे को कुछ नहीं पता। दिनेश ने बोला ऐसा क्या हो गया। तो पार्टनर ने बताया अंडर कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑडिटेड मैंडेटरीली, मतलब हर कंपनी को अपने बुक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी है, वो उससे नहीं भाग सकती। एंड जिसका खुद का ऑडिट हो रहा है वो दूसरे की ऑडिट क्या ही करेगा। तो मन में ये गार्ड बांध लो कि कभी एक कंपनी दूसरे कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। दिनेश बोला चलो पार्टनर मैं समझ गया, मैं कभी भी ज़िंदगी में कंपनी फॉर्म नहीं करूँगा। अब दिनेश गया अपनी ड्रीम कंपनी फिलिप्स के पास। उसने बोला सर मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह हायर कर लो। फिलिप्स ने बोला अरे अभी तो तुम नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, हम तुम्हें कैसे हायर कर ले।
तो दिनेश ने बोला सर आप मेरी काबिलियत नहीं जानते, मैं पक्का आपको अच्छे रिजल्ट दूंगा। फिर भी फिलिप्स कहता है कि हमारा तो बहुत बड़ा कारोबार है, हम ऐसे ही किसी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में वो नहीं दे सकते। तो दिनेश बोलता है ठीक है सर, एक काम करिए आप मुझे एम्प्लॉय की तरह ही रख लिए। एंड दिनेश के मन में था कि मैंने एम्प्लॉय बन के इम्प्रेस करूँगा एंड उसके बाद फिर ऑडिटर बनने के लिए प्रपोजल डालूंगा। अब 3-4 महीने बीत गए, दिनेश बहुत बढ़िया काम कर रहा था। तो एचआर बोलती है बुला के चलो आओ इट्स योर बोनस टाइम। तो दिनेश बोलता है मुझे नहीं चाहिए बोनस, मुझे काम करो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। तो एचआर बोलती है तुम्हें नहीं पता कि एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नेवर बिकम द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। तो दिनेश बोलता है अल्ले ये बात तुमने पहले बता देनी थी। तो एचआर बोलती है नहीं पर सच तो यही है कि एम्प्लॉय कैन नेवर बिकम द ऑडिटर। तो दिनेश ने बोला मुझे नहीं चाहिए कोई बोनस पेचेक, ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर। अब दिनेश कंपनी से बाहर जा ही रहा था कि उसे मिल गए मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ना एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉय ऑफ फिलिप्स है एंड उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अब उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी अपने अंडर जिसका नाम है गिलिप्स। तो मिस्टर एक्स पूछते हैं दिनेश से अरे क्या हुआ। तो दिनेश अपना सारा सिचुएशन बताता है। तो मिस्टर एक्स उससे बोलते हैं काम करो तुम मेरी कंपनी गिलिप्स ज्वाइन कर लो। अभी तो ना तुम्हारे हाथ में जॉब है ना तुम्हारे हाथ में ऑडिट, तो तुम कैसे अपना घर चलाओगे, एक काम करो गिलिप्स ज्वाइन कर लो। तो दिनेश को ये बात समझ में आती है एंड वो गिलिप्स ज्वाइन कर लेता है। अब गिलिप्स ज्वाइन करने के बाद दिनेश एचआर के पास वापस आता है एंड कहता है अब तो मैं आपका एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, अब आप मुझे हायर कर लो। तो एचआर कहती है अरे बुद्धू तुम्हें ये भी नहीं पता क्या कि एम्प्लॉय के अंडर हमारे कंपनी के एम्प्लॉय के अंडर भी जो काम करता है वो भी हो जाता है इनएलिजिबल। एंड क्योंकि तुम मिस्टर एक्स जो कि एम्प्लॉय ऑफ आर कंपनी है उसके अंडर काम कर रहे हो तो तुम हो गए हो इनएलिजिबल। तो दिनेश कहता है चलो ठीक है, वहाँ से भी उसने रेजिग्नेशन ले लिया। अब दिनेश ना फिलिप्स में था ना गिलिप्स में, तो अब वो वापस एचआर के पास आता है और अब कहता है अब तो मैं दोनों में नहीं हूँ, अब तो मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बना लो। तो एचआर कहती है अब तो तुम्हारी गलती नहीं है पर तुम्हारे फैमिली की गलती की वजह से हम तुम्हें ऑडिटर नहीं बना सकते। तो दिनेश ने बोला ऐसा क्या कर दिया मेरे घर वालों ने। तो एचआर ने बताया दाशी जो तुम्हारी सिस्टर है जो स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट है उसने 1 लाख फेस वैल्यू से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं फिलिप्स के। प्लस तुम्हारे पापा जिसके बहुत बड़ा दुकान है दिनेश के पापा इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने हमसे क्रेडिट पे गुड्स ले रखा है वो भी 6 लाख रुपए का। एंड तुम्हारी भोली मम्मी, उन्हें जब लगा कि अगर पापा पैसे नहीं दे पाए तो पापा को हम जेल भिजवा देंगे तो उन्होंने गारंटी दे दी कि अगर पापा पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हारी मम्मी पैसे दे देगी। तो दिनेश ने बोला तो क्या हो गया। तो एचआर ने बताया ये तीनों है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब नो रिलेटिव कैन होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1 लाख फेस वैल्यू ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी को सब्सिडरी एंड एसोसिएट। प्लस नो रिलेटिव और ऑडिटर can be indebted to the company for more than 5 lakh in company holding subsidiary, associate and co-subsidiary. And lastly, no auditor or relative can give guarantee of more than 1 lakh in company holding subsidiary and associate. तो उसने बोला चलो ठीक है यही तो बात है, मैं अपने घर वालों से जाके बात कर देता हूँ, वो ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन हटा देंगे। तो वो दिनेश जाता है घर वालों के पास एंड कहता है कि देखो आप सबकी वजह से मुझे वो ऑडिटर नहीं बना रही, काम करो ये सब आप वापस कर दो, मतलब अगर आपने गुड्स लिए क्रेडिट पे तो उसके पैसे दे दो, मम्मी आप गारंटी हटा दो एंड दाशी तू शेयर्स बेच दे। तो दाशी ठहरी बड़ी होशियार, तो उसने बोला एक काम कर मैं शेयर्स नहीं बेचती, शेयर्स तेरे को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तब दिनेश ने बोला अरे पगली मैं तो एक शेयर होल्डर यानी 1% भी शेयर नहीं होल्ड कर सकता, बस मेरा रिलेटिव होल्ड कर सकता है 1 लाख तक। तो दाशी बोलती है ठीक है ना, कौन सा तेरा अपॉइंटमेंट कल हो रहा है, अभी तो टाइम है। तो दिनेश बोलता है नहीं तेरे को ये एक्शन लेना होगा विदिन 60 डेज, तेरे को 1 लाख के एक्सेस में जितने शेयर्स है वो विदिन 60 डेज बेच देने होंगे। तो दाशी बोलती है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब दिनेश जब लौटा वापस एचआर के पास तो एचआर उसे क्या कहती है अरे मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। तो दिनेश ने बोला अरे ऐसा क्या बताना भूल गए। तो उसने बताया कि आपकी मम्मी क्या करती थी, क्योंकि आपके पापा जो थे वो हमारे डेटर थे एंड हमारे कंपनी के साथ उनके इतने अच्छे रिलेशन थे, इसीलिए आपकी मम्मी फ्री में गुड्स ले जाती थी एंड हम उसे टैग कर देते थे एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एंड नो ऑडिटर और रिलेटिव should have significant business relations with company holding subsidiary, associate और co-subsidiary। तो दिनेश बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, मम्मी के सारे पैसे लौटा देता हूँ एंड आगे से मेरी मम्मी मार्केट टर्म्स पे ही आपसे गुड्स खरीदेगी। एचआर बोलती है फाइन, अब कल तुम एजीएम पे आ जाना जहाँ तुम्हें हम अपॉइंट करेंगे। अब दिनेश पहुँचता है एजीएम में एंड देखता है क्या
उसके मामा जी है स्लीपिंग डायरेक्टर। एचआर भी ये बात देख लेती है एंड दिनेश को आते ही कहती है अब तो बेटा तुम डिस्क्वालीफाई बिकॉज नो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और केएमपी और चेयरमैन कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। दिनेश जाता है मामा जी के पास, बोलता है मामा जी मैंने बहुत मेहनत की इस पोजीशन के लिए, काम करिए, आप डायरेक्टर का पोजीशन छोड़ दीजिए, आपका जो भी रेम्यूनरेशन है मैं आपको दे दूंगा थ्रू माई सैलरी, एंड ऐसे भी आपका, आप तो स्लीपिंग डायरेक्टर है, आपके कुछ राइट्स वाइट्स तो है नहीं, आपको सिर्फ रेम्यूनरेशन से मतलब है, वो जिम्मेदारी मेरी, मैं वो आपको दे दूंगा। तो मामा जी बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब मामा जी चले गए तो दिनेश कहता है अब तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व, अब तो एचआर जी मुझे अपॉइंट कर लो। पर दिनेश एक और प्रपोजल रख देता है, क्योंकि दिनेश को समझ में आता है कि अपनी रेम्यूनरेशन है अपने खर्चों के बाद, अब क्योंकि उसे मामा जी के भी खर्चे देने हैं, तो दिनेश बोलता है एचआर को एक काम करिए, आप मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ इंटरनल ऑडिटर भी बना दीजिए। तो एचआर उसे कहती है अरे लगता है तुम्हें सेक्शन 144 नहीं पता। तो दिनेश पूछता है सेक्शन 144 मतलब? तो एचआर बताती है सेक्शन 144 में बताए गए कुछ सर्विसेज जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी नहीं दे सकता, एंड अगर वो देता है तो उसे मिल जाती है कड़ी से कड़ी पनिशमेंट। क्या क्या सर्विसेज कभी भी ऑडिटर कंपनी को नहीं दे सकता अगर वो उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है? सबसे पहले तो एक्चुरियल सर्विसेज, फिर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, फिर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, फिर मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड लास्टली एनी अदर सर्विस एज स्पेसिफाइड। ये सब सर्विसेज कभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी नहीं दे सकता है उस सेम कंपनी को। ठीक है, अब जब सब हो गया तब एचआर को क्या पता चला? जब एचआर दिनेश को अपॉइंट करने वाली थी, एचआर के सामने खुल गया दिनेश का सच। क्या? अरे दिनेश तो अभी 2 साल पहले जेल जाके आया था, एंड अगर कोई भी ऑडिटर जेल गया हुआ है किसी फ्रॉड या ऑफेंस के चक्कर में एंड उसे 10 साल नहीं हुए, 10 साल पूरे नहीं बीते, तब वो इनएलिजिबल हो जाएगा। एंड दिनेश तो अभी 2 साल पहले गया था, उसके 10 साल कहाँ से पूरे होंगे? तो ऑडिटर को यानी हमारे दिनेश को एचआर ने बोला बाय बाय टाटा, अब 10 साल बाद आना। ठीक है, तो दिनेश बोला ठीक है अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इन एलिजिबिलिटी सेक्शंस के साथ एक और सेक्शन है, मतलब एक और प्रोविजन है। क्या? अब हर ऑडिटर का सपना होता है अपना सपना मनी मनी मनी, हम ऑडिट एक्सेप्ट करते जाएंगे, तुम हमें देते जाओ, हम केपेबल हो साइन करने के लिए नहीं हो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से ऑडिट करें या नहीं करें, पर तुम ऑडिट देते जाओ, हम पैसे कमाते जाएंगे। अब कंपनीज एक्ट ये बात समझ गई थी एंड कंपनीज एक्ट ने लगा दिया रोक। वो बोले हम समझ जाते हैं कि ऑडिटर कितना ऑडिट कर सकता है एंड तुम्हारी लिमिट है 20 कंपनी, तुम उससे ज़्यादा केपेबल नहीं ऑडिट करने के। अगर तुम 20 कंपनी से ज़्यादा ऑडिट कर रहे हो मतलब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम गड़बड़ कर रहे हो एंड उसे सही से चेक नहीं कर रहे। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने लगा दी सीलिंग लिमिट कि एक ऑडिटर 20 कंपनी से ज़्यादा की ऑडिट नहीं कर सकता। पर अगर कोई कंपनी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ या डोरमेंट कंपनी है तो वो 20 कंपनी के काउंटिंग में नहीं आती। मतलब अगर मैं इन 4 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज का ऑडिट कर रहा हूँ तो वो मैं अनलिमिटेड कर सकता हूँ, वो मेरी 20 कंपनी के लिमिट की काउंटिंग में नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें पता है दिनेश हताश हो गया था फिलिप से, तो उसने क्या किया, उसने एक एमएनसी ज्वाइन कर ली, मस्त अपना सैलरी जॉब था, जाता था काम करता था वापस आता था एंड सैलरी ले लेता था मंथ एंड में। तो अब वो घर बैठे बैठे शार्क टैंक देख रहा था एंड शार्क टैंक में उन्हें कौन दिखे? आदिल कादरी जी। अब आदिल कादरी जी को क्या हुआ था, फंडिंग मिल गई थी विनीता जी से, पर उन्हें चाहिए था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड एज वी नो दिनेश का तो हर बचपन से सपना था कि वो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बने। तो दिनेश और आदिल कादरी जी की वाइब हो गई मैच एंड आदिल कादरी जी ने बना दिया दिनेश को अपना ऑडिटर। एंड क्योंकि आदिल कादरी जी की कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई थी तो दिनेश बने उनके पहले ऑडिटर यानी फर्स्ट ऑडिटर। अब वो तो अच्छा है, आदिल कादरी जी की दिनेश से वाइब सही टाइम पे मैच हो गई, मतलब विद इन 30 डेज मैच हो गई, वरना उनके हाथ से ये ऑप्शन चला जाता है किसी और के हाथ पे आ जाता। मैम आप क्या सब बोल रहे हो?
बिल्कुल हाँ, फर्स्ट ऑडिटर बीओडी सिर्फ 30 दिन तक बीओडी सिर्फ 30 दिन तक ढूंढ सकता है। 30 दिन के बाद ये बॉल शेयर होल्डर्स के पास चली जाती है, मतलब ये राइट शेयर होल्डर के पास चला जाता है। यानी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन बीओडी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ढूंढ रहा है तो वेल एंड गुड, वरना मेंबर्स को मिलेंगे 90 डेज एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ढूंढने के लिए। अब क्योंकि कंपनी के लिए भी ये पहला बार होता है कि वो ऑडिट करा रहा है एंड ऑडिटर के लिए भी उस कंपनी के साथ फर्स्ट असाइनमेंट होती है, इसीलिए कंपनी एक्ट बोलते हैं एक काम करो, तुम थोड़ा समय लो, एक दूसरे को समझो। एंड इसीलिए एक फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर होता है बस 1 साल, यानी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। कंपनीज एक्ट बोलती है तुम्हें समझ में आए तो रीअपॉइंट करो, नहीं समझ में आए तो दूसरा ढूंढ लाओ, हम तुम्हें इससे तुम्हारी लाइफ से नहीं चिपका देंगे कि यार अब तो झेलना पड़ेगा, वैसा मत करो, 1 साल लो, आराम से समझो। अब ये सब तो हुआ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, मतलब कि एक और कैटेगरी ऑफ कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी। अब ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है? एनी कंपनी इन विच 51% ऑफ वोटिंग पावर यानी मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। एंड गवर्नमेंट कंपनी का सिर्फ एक बाप होता है, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये C&AG को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड उन्हें जिम्मेदारी देते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट कर रहे हैं सब आप ओवरव्यू करेंगे। तो जब भी आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के बारे में डिस्कशन देखोगे, आप देखोगे पापा का डिस्कशन तो आ ही रहा है, C&AG तो पिक्चर में आ ही रहा है। एंड एज सेड, तो फर्स्ट ऑडिटर में भी जैसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी में हमने पहला किसको दे दिया था, BOD, पर यहाँ पे तो पापा हैं तो सबसे पहला हकम देंगे C&AG को। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। अगर 60 दिन के बाद भी वो किसी ऑडिटर को ढूंढ नहीं पाए तो हम BOD को देंगे कितना, 30 दिन, कि भैया तुम 30 दिन में ढूंढ लो ऑडिटर। एंड अगर BOD भी ढूंढ नहीं पाए तो मेंबर्स तो हैं ही सबके मसीहा, वो ढूंढेंगे विद इन 60 डेज। टेन्योर सेम एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब टर्म ऑफ ऑडिटर वही 1 साल, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मैम ये तो हो गया फर्स्ट ऑडिटर का, बट उसके बाद वाले ऑडिटर का क्या? तो उसके बाद वाले जितने ऑडिटर आएंगे हम सबको कहेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसके बाद जितने ऑडिटर आएंगे हम सबको कहेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एंड अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं तो हम उनसे 4 चीज़ें मांगेंगे। क्या 4 चीज़ें? अपॉइंटमेंट इज एज पर एक्ट, अपॉइंटमेंट इज विद इन द सीलिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनीज, द ऑडिटर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, एंड अगर उसके अगेंस्ट पे कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है तो वो उसे डिस्क्लोज कर दे। जब BOD को लगता है हाँ ये ऑडिटर बनने के काबिल है हमारी कंपनी का, वो उसे AGM में बुला लेंगे, AGM में अपॉइंट कर देंगे एंड विद इन 15 डेज ADT 1 ROC के साथ फाइल कर देंगे। अब पर क्या ऑडिटर 1 साल तक रहेगा? नहीं, अब ऑडिटर कंपनी से चिपक जाएगा एंड 5 साल तक रहेगा। मतलब ऑडिटर का टर्म, अगर वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है इन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, रहेगा कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। डन, समझे? पर अगर यही गवर्नमेंट कंपनी का हाल है तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक का ही चलता है घर पे भी एंड यहाँ पे भी पापा, तो C&AG को मिलेंगे 180 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ढूंढने के लिए ऑडिटर, और किसी को चांस वांस कुछ भी नहीं मिलेगा, C&AG ही अपॉइंट करके एंड ढूंढ के लाएगा। पर क्या इसका टर्म होगा सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी? नहीं, C&AG बोलेगा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मैं हर ऑडिटर को 1 साल तक ही रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टर्म हो जाएगा कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, या अगर फर्स्ट हो गया तो सेकेंड AGM। डन, समझे? अब लाइफ में सब सही चल रहा था दिनेश के, अच्छी जॉब थी, आदिल कादरी जी मिल चुके थे, मस्त अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर लगता है भगवान से ये देखा नहीं गया एंड दिनेश का हो गया एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट होते ही बाकी घर वाले तो रोया एक और जन, वो है आदिल कादरी जी। आदिल कादरी जी बोले इतने मुश्किल से तो मेरी वाइफ किसी से मैच हुई थी एंड मुझे ऑडिटर मिला था, पर अब तो इसका भी एक्सीडेंट हो गया।
अब आदिल कादरी जी दूसरा ऑडिटर ढूंढने निकले तो उसे पता चला कि इस सिचुएशन को कहते हैं कैजुअल वैकेंसी, एंड यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी दूसरे तरीके से, मतलब यहाँ पे बीओडी छोड़ के किसी और को चांस नहीं मिलेगा, एंड बीओडी को विद इन 30 डेज नया ऑडिटर ढूंढ लाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो पहला हक एज ऑलवेज पापा को मिलता है, तो सीएनएजी को मिलता 30 दिन, एंड अगर वो नहीं ढूंढ पाता तो मिलता बीओडी को फिर से 30 दिन। ठीक है, पर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बीओडी ढूंढ लेता है ऑडिटर विद इन 30 दिन, तो उसे एक और काम करवाना पड़ेगा, उसका अप्रूवल रेटिफाई या उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अप्रूव करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से। कितने दिन में? विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, समझे? समझ आया? अब कैजुअल वैकेंसी डन। अगर मुझे आदिल कादरी जी को रीअपॉइंट करना पड़ता, या मुझे कोई भी अगर मुझे दिनेश को रीअपॉइंट करना पड़ता, या मुझे कोई भी और ऑडिटर को रीअपॉइंट करना पड़ता, तो मुझे क्या काम करना पड़ता? मुझे 3 चीज़ें देखनी पड़ती। क्या 3 चीज़ें? ऑडिटर राजी, मतलब वो अनविलिंग तो नहीं है। कंपनी राजी, मतलब उन्होंने कोई एसआर तो नहीं पास कर रखा है नॉन अपॉइंटमेंट का। एंड लास्ट में ऑडिटर ने कोई गंदी हरकत तो नहीं है, मतलब वो डिसक्वालिफाइड तो नहीं हो गया है ना। ठीक है, डन। अब एज वी ऑल नो दिनेश के घर पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी, एंड अब वो एलिजिबल नहीं था अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब अब सब होने के बाद भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो अब दिनेश का क्या होगा? दिनेश का तो क्या ही हो सकता है भाई, अब उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, मेडिसिन लेने पड़ेंगे, बट उसके घर का क्या? उसके घर का क्या? उसके घर का एक ही चीज होगा कि अब वो घर रास्ते पे आ जाएगा, क्योंकि पैसे कौन कमाएगा? तो दाशी कहती है नो वरीज, आई एम हियर। दाशी अगर आपको याद है तो दिनेश की बहन है। तो दाशी भी एक सीए इन प्रैक्टिस है, एंड कहती है कि छोड़ो अब सबको, मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारी लेती हूँ, एंड मैं जाके स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनती हूँ। तो घर वाले बोले हाँ बेटा जा, हमें तो पैसे चाहिए ही। तो दाशी गई फिलिप्स के पास, उसने बोला देखो मैं हूँ दिनेश की बहन, एंड मैंने दिनेश का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, डिसअपॉइंटमेंट सब देखा है, तो मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल एलिजिबल हूँ फॉर अपॉइंटमेंट, आप फिर भी मेरा एक टेस्ट ले लो। तो फिलिप्स वालों ने टेस्ट लिया, एंड फिलिप्स वालों को वैसे ज़रूरत भी थी एक ऑडिटर की, तो दाशी को देखते उन्हें लगा कि हाँ ये हमारी परफेक्ट मैच है, हम इसे अपॉइंट कर देते हैं। तो अब उन्होंने दाशी को अपॉइंट कर दिया। तो दाशी ने बोला देखो फिलिप्स जी, आप, बाकी तो मुझे सब पता है, अपॉइंटमेंट ये सब तो मैंने दिनेश से एक्सपीरियंस कर लिया, एक काम करो आप मुझे सिर्फ मेरे राइट्स बता दो। तो फिलिप्स ने पूछा आपको क्या राइट्स चाहिए? तो दाशी ने बोला देखो सबसे पहले तो मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने हैं। तो फिलिप्स वालों ने बोला ठीक है, लो एक्सेस टू द बुक्स। फिर दाशी ने बोला आपका तो इतना फैला हुआ कारोबार है, मैं कैसे चेक करूंगी? तो फिलिप्स वालों ने बोला ठीक है, लो एक्सेस टू ब्रांच की बुक्स एंड ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। फिर दाशी ने कहा एक बात और है मेरी जो अगर आप कंसिडर कर सके। तो फिलिप्स वालों ने बोला अच्छा क्या हो गया बताओ। तो दाशी ने बोला आपको पता ही होगा दिनेश का कितना मन था स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का, वो भी फिलिप्स जैसी कंपनी का, तो क्या वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है क्या? तो फिलिप्स वालों ने बोला अरे नहीं, कभी भी नहीं, ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज द राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। फिर दाशी ने पूछा एक और क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दे दो। तो फिलिप्स वालों ने बोला क्या हो गया? तो दाशी ने बोला देखो ये मेरा पहला ऑडिट है, तो अगर मुझे कोई क्वेरीज होगी तो उसका क्या? तो फिलिप्स वालों ने बोला लो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर दाशी जब ऑडिट रिपोर्ट बना रही थी तो उसने फिलिप्स वालों को बोला देखिए मैं ऑडिट रिपोर्ट तो बना रही हूँ, पर आप मुझे एजीएम में तो बुलाओगे ना? तो फिलिप्स वालों ने बोला इट इज योर ड्यूटी एंड राइट टू अटेंड एजीएम एंड ऑब्टेन नोटिसेज इन रिगार्ड टू एजीएम। फिर जब दाशी थोड़े दिन बीत गए ऑडिट के, उसने देखा कि यार इस कंपनी में तो बहुत लीगल केसेस चल रहे हैं। तो दाशी ने जाके बीओडी को बोला देखिए मैंने देखा आपकी कंपनी में बहुत लीगल केसेस चल रहे हैं, कभी कभी तो वो मुझे भी बुलाएंगे,
पर एज यू नो मेरे घर पे अभी अभी दिनेश का एक्सीडेंट हुआ है, इतने खर्चे हैं, तो हम इतने लीगल एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं करेंगे। तो फिलिप्स वालों ने बोला कि यू हैव द राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन केस ऑफ एनी लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कंपनी। तो दाशी ने बोला अरे वेरी वेरी गुड। अब फिलिप्स वालों ने बोला देखो हमने तुम्हें अपने तुम्हारे राइट्स बता दिए, तुम्हें ये तो पता है ना कि काम क्या करना है। तो दाशी ने बोला अरे वो तो दिनेश ने बहुत पढ़ाई कर रखी है इस रिगार्ड में एंड उसने मुझे सब समझा दिया है। तो फिर फिलिप्स ने बोला तो फिर स्टार्ट नाउ। अब दाशी थी स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट, तो एज वी ऑल कैन गेस उसने सबसे पहले क्या चेक किया, इन्वेस्टमेंट्स। उसने सोचा कि चलो पोर्टफोलियो चेक कर लेती हूँ, जो मुझे लगेगा कि बेस्ट शेयर्स है मैं भी खरीद लूंगी। अब वो पोर्टफोलियो चेक करते करते एक और चीज चेक कर रही थी कि कहीं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स परचेज प्राइस से कम पे तो नहीं बेची। क्यों चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट या तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करती है या प्रॉफिट्स के लिए, एंड अगर वो लॉस में बेच रही है तो मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है। फिर दाशी ने इन्वेस्टमेंट देखते देखते सोचा यार इतने पैसे इन फिलिप्स वालों के पास आए कहाँ से, इतना शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। फिर दाशी ने सोचा पक्का पक्का इन्होंने लोन ले रखा है। दाशी भागी लोन चेक करने, एंड लोन में उसने क्या चेक किया कि जितने पैसे कंपनी ने उधार ले रखे हैं वो सब लोन में ही दिखाए ना, ऐसा तो नहीं है डिपॉजिट्स में दिखा दिया। डिपॉजिट्स में दिखा देंगे तो क्या होगा, कोई रीपेमेंट नहीं आएगा, कोई रीपेमेंट नहीं आएगा, हो सकता है कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं आए। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कंपनी ने जितना डेट ले रखा है सब लोन्स के अंडर शोन भी है या नहीं है। दाश ने सोचा देखो अब मैंने लाइबिलिटी सेक्शन देख लिया लोन का, एक काम करती हूँ एसेट सेक्शन भी देख, मतलब कंपनी ने दूसरों को कितना लोन दे रखा है। दाशी ने देखा कि एडवांसेस हैं। अब एडवांसेस के टर्म्स भी उसने देख लिया कि सब सही है, सब एसेट बैक्ड है, टर्म्स भी सही है। बट एक और चीज उसने नोटिस की, क्या कि कंपनी ने लोन्स लेने से ज्यादा लोन्स दे रखे, मतलब कंपनी ने 100 करोड़ के लोन्स लिए एंड 300 करोड़ के एडवांसेस दिए। दाशी ने सोचा ए बाबा इतना पैसा कैसे। तब दाशी को पता चला लास्ट ईयर कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे जिसकी वजह से अभी कंपनी के पास बहुत पैसे हैं। तो दाशी ने चेक कर लिया कि हर शेयर के बदले पैसे तो आ गए हैं ना, एंड कंपनी ने उसे रिकॉर्ड भी कर तो लिया है ना। फिर दाशी के मन में आया यार आईपीओ तो ऐसे नहीं ला सकते कोई भी कंपनी, टर्नओवर ऑफ द कंपनी अच्छी होनी चाहिए तभी आईपीओ चलेगा भी, एंड आईपीओ ला भी सकती है। फिर उसने देखा ठीक है फिलिप्स का टर्नओवर भी अच्छा है तो इसकी प्रॉफिट में इतना कम कहाँ से आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट इतना कम क्यों कमा रही है। तो उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ये डायरेक्टर्स अपने सारे पर्सनल एक्सपेंसेस ये पीएल में चार्ज कर करके इसका एक्सपेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी वजह से कम आ रहा है प्रॉफिट। वो भागी पीएल की तरफ, फिर उससे दिखा कि नहीं एटलीस्ट पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं है, पर उसे दिखा क्या कंपनी ने एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्पेंड कर रखा है। अब उसके मन में एक और सवाल आ गया कि कहीं ये सिर्फ बुक एंट्रीज तो नहीं है एंड ऐसा एक्चुअल में तो नहीं हो रहा, मतलब कंपनी दिखा रही है वो 100 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर रही है पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है एंड ये सब कंपनी बस पैसे साइड किए जा रही है। तो उसने बोला एक काम करो आप मुझे एडवर्टीजमेंट का प्रूफ दो, आप लिख रहे हो इतना एडवर्टीजमेंट के किसको रखा है। तो उसने बोला देखिए हमने रणवीर सिंह को रखा है अपना एड कैंपेन के लिए एंड हमारी एड्स टीवी पे चल रही है, उसके अलावा कंपनी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट्स कटआउट्स सब दिखा दिए। तो दाशी को हो गया विश्वास चलो ठीक है कंपनी झूठी नहीं है। फिर दाशी ने क्या चेक किया कि कहीं कंपनी में ऐसा तो नहीं है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब कि कंपनी लॉसेस में डूबती जा रही है एंड उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कंपनी में, कंपनी के यहाँ बचने के आसार नहीं है एंड वहां बैलेंस शीट में कंपनी दिखा रही है अरे अभी तो हम 15-20 साल तक हैं। तो an auditor should always ensure that financial statements reflect the true and fair view of the company, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखेगा, उसे नहीं पता कंपनी में इंटरनली क्या हो रहा है। अब दाशी को पता चला कि उसे रिपोर्ट करना होगा कुछ चीजों के बारे में। किसके बारे में दाशी को रिपोर्ट करना होगा, सबसे पहला हेल्प कि वेदर कंपनी एंड मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड हर विद इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट उसे रिपोर्ट करना होगा कि कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेंकी हुई तो नहीं है, मतलब ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट।
फिर उसे देखना होगा कि कहीं फैला हुआ कारोबार ऐसा तो नहीं है कि बस छोड़ दिया, जो हो रहा है होने दो, जैसे हो रहा है होने दो, मतलब सब ब्रांच के बुक्स ऑडिट तो हो रहे हैं ना, एंड ब्रांच प्रॉपर रिटर्न्स तो भेज रहा है ना, ठीक है। फिर उसे देखना होगा कि कंपनी एएस ही फॉलो कर रही है ना, ऐसे नहीं, मतलब जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी पे लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी के हिसाब से बन तो रहे हैं ना। फिर उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि डायरेक्टर को सड़क से तो उठा के नहीं लाया, मतलब डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना। और उसे क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ और शो कर रही है, एंट्रीज कुछ और शो कर रही है, मतलब जर्नल एंट्रीज के थ्रू रेवेन्यू दिख रहा है 100 करोड़ का, एंड बैलेंस शीट शो कर रही है प्रॉफिट 300 करोड़। हाउ इज इट पॉसिबल, जितना रेवेन्यू नहीं है उससे ज्यादा कहाँ से प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट उसे रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी में प्रेजेंट तो है ना, एंड फंक्शन भी कर रहे हैं ना। और वो क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अगर उसके पास कोई चुगली है कंपनी के लिए, मतलब उसे कुछ ऐसा पता चला है जो कंपनी के एडवर्स फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है, एंड कंपनी के लॉन्ग रन में चलने को इफेक्ट करती है। एंड लास्टली उसे बताना पड़ेगा अगर उसका कोई ऑब्जर्वेशन है इन अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी जो मैनेजमेंट सही नहीं कर रही है, एंड जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एक दूसरा ही व्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब जब दाशी ये सब के बारे में रिपोर्ट कर रही थी तो उसे कुछ पता चला, एंड कुछ बहुत बड़ा पता चला। क्या? कि कंपनी में चल रहा है एक फ्रॉड, वो भी 1 करोड़ रुपए का। तो वो भागी दिनेश के पास और बोलने लग गई, दिनेश अब मैं भी वायरल वड़ा पाव गर्ल की तरह एकदम फेमस होने वाली हूँ, एंड सब मुझे जानने वाले हैं। तो दिनेश ने बोला ऐसा क्या पता चल गया? तो दाशी ने बताया कि मुझे पता चल गया इस कंपनी में चल रहा है 1 करोड़ का फ्रॉड, एंड मैं कल के कल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके ये बताने वाली हूँ। दिनेश ने बोला अरे रुको थमो जरा, ऐसे नहीं होता। तो दाशी ने बोला तो फिर कैसे होता है? दिनेश ने बोला कि सबसे पहले तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी ऑडिट कमेटी या बीओडी को, उसके बाद उनका रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा फॉर 45 डेज। अगर 45 डेज तक उनका रिप्लाई नहीं आता है, या विद इन 45 डेज उनका रिप्लाई आ जाता है, जब भी वहां से 15 दिन में तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या सामने जाके पार्लियामेंट के सामने धरना दोगी, मेरा मुझे पता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो? नहीं, तुम चिट्ठी लिखोगी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एंड अटैच करोगी फॉर्म ADT 4, एंड ये सब भेजोगी रैपिड पोस्ट के थ्रू। तो राशि ने बोला छोड़ो ना यार, अभी तो इसमें बहुत टाइम है, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी ऐसे वैसे, अभी मैं 1 हफ्ते एकदम चिल होके पार्टी कर लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं ये सब करूंगी। तो दिनेश ने बोला अगर तुमने टाइम फ्रेम नहीं फॉलो किया तो तुम्हें लग जाएगी पेनल्टी 5 लाख की। तो राशि ने बोला 5 लाख? तो दिनेश ने बोला हाँ 5 लाख, क्योंकि तुम लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रही हो, अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रही होती तो तुम्हें लगती पेनल्टी 1 लाख की। तो राशि ने बोला ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे कोई पेनल्टी नहीं भरनी, जितना तो मैं फेमस होके नहीं कमाऊंगी उससे ज्यादा मुझे पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी, मैं अभी के अभी सारी प्रोसीडिंग्स करके आती हूँ। अब दाशी जब ये प्रोसीडिंग्स करके आई तो बहुत थक गई थी। उसने दिनेश को बोला यार इट इज वेरी हार्ड टू डू अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो दिनेश ने उसे क्या बोला, अरे पगली तू तो बच गई, मतलब अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी में होती तो तुम्हें एक और काम करना पड़ता। क्या करना पड़ता? ड्यूटी टू रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट करना पड़ता? कि तुमने पापा की सारी बातें मानी, एंड पापा को बताना पड़ता कि आज तुम पापा की बात मान के कहाँ से कहाँ पहुंच गई हो, मतलब तुम्हें सारे CNAG के कमांड्स भी एक्सेप्ट करने पड़ते, प्लस CNAG को बताना पड़ता कि उसकी कमांड्स का इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ये थे मेजर ड्यूटीज। अब माइनर ड्यूटीज क्या है जो दाशी को चेक करना था? सबसे पहला तो ये कि AS या इंड AS जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस कंपनी पे एप्लीकेबल है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्या है कि अगर दाशी देती है क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, या कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तो उसे रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों उसे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। और अगर ऑडिट कमेटी कुछ भी मांगे तो जी हुजूर करके उस पे सारे पे कमेंट्स दे देना। एंड फाइनली ड्यूटी टू रिपोर्ट 5 और चीज। किन 5 चीज पे और रिपोर्ट करना है?
सबसे पहले तो ये कि अगर कंपनी में कोई पेंडिंग लिटिगेशंस चल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कंपनी ने डिस्क्लोज किया है या नहीं, यानी शेयर होल्डर्स को बताया है कि नहीं कि या तो हम इस केस में जीतेंगे या हारेंगे एंड उसका इफेक्ट ये होगा हमारे फाइनेंशियल्स पे। फिर कंपनी ने प्रोविजन तो बना लिया है ना, अगर कोई फोर्सिएबल मटेरियल लॉस है, मतलब कोई बड़ा लॉस जो आने वाला है एंड कंपनी को उसके बारे में पता है, तो कंपनी ने उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है या नहीं। फिर क्या चेक करना है कि कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा तो नहीं मार के बैठी ना, मतलब कंपनी अगर शेयर होल्डर्स का कोई डिविडेंड है जो अनक्लेम्ड रह गया है उसको आईपीएफ में ड्यूली ट्रांसफर कर रही है ना, आईपीएफ माने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। फिर क्या, कंपनी डिविडेंड एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट को दे रही है ना। एंड लास्टली कंपनी में ऑडिट ट्रेल यानी बैक एंड लॉग जो होता है सिस्टम का वो प्रेजेंट है ना। अब देखो हमने ऑडिटर का ड्यूटीज पढ़ लिया, राइट्स पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सब पढ़ लिया। अब आ गया है ऑडिटर का अंतिम समय यानी दाशी को बाय बोलने का टाइम। अब दाशी को 4 वजह से हम बाय बोल सकते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं ऐसा क्या हुआ दाशी के साथ जो दाशी को बोलना पड़ा फिलिप्स को बाय। सबसे पहला, दाशी की शादी हो गई। मैम शादी इज अ वे ऑफ रिमूवल नहीं, दाशी की शादी हो गई तो अब उसके घर वाले नहीं चाहते वो और काम करे, इसीलिए दाशी को करना पड़ रहा है रिजाइन, दाशी को करना पड़ रहा है रिजाइन। तो वो ये बात जाके फिलिप्स को बताती है एंड फिलिप्स वाले बोलते हैं ऑल्दो दाशी वी आर वेरी हर्ट टू हियर दिस बट वी विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। दाशी बोलती है थैंक यू, पर फिलिप्स वाले बोलते हैं एक और चीज, तुम्हें जाते जाते थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। दाशी बोलती है अरे मैंने अपनी लाइफ टाइम दे दिया आपको काम करते करते, आप जाते जाते भी बोल रहे हो काम करना पड़ेगा। तो फिलिप्स वालों ने बोला हाँ ये तो करना पड़ेगा। तो दाशी ने पूछा क्या करना पड़ेगा, तो फिलिप्स ने वालों ने बताया कि तुम्हें फाइल करना होगा ADT3 अलॉन्ग विथ रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन विथ कंपनी एंड ROC। एंड अगर ये गवर्नमेंट कंपनी में होता तो ऑब्वियसली पापा के साथ तो जरूरी है, तो CNAG भी। दाशी बोलती है अभी मेरी शादी की बहुत सारी शॉपिंग पेंडिंग है। तो फिलिप्स वाले बोलते हैं बट उसके बारे में हम चिंता नहीं कर सकते क्योंकि तुमको ये काम करना है विद इन 30 डेज ओनली। दाशी बोलती है नॉट पॉसिबल, अभी मुझे जयपुर भी जाना है अपना लहंगा देखने, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो फिलिप्स वालों ने बोला कि अगर तुमने इसका वायलेशन किया और 30 दिन में फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी की तो तुम पे लग जाएगा पेनल्टी, एंड मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी 50,000 तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, प्लस जितने दिन तुम ये ऑफेंस कंटिन्यू करोगी 500 रुपये चढ़ता रहेगा। कब तक चढ़ता रहेगा, जब तक ये पेनल्टी 2 लाख तक नहीं पहुंच जाए। तो दाशी ने सोचा जितना महंगा लहंगा नहीं है उससे ज्यादा तो पेनल्टी लग जानी है, सबसे पहले ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। पर फॉर्मेलिटीज इतनी थी कि दाशी देख के चकरा गई। तो दाशी जाके फिलिप्स को बोलती है कि सॉरी अब मुझे रेजिग्नेशन नहीं लेना, इतनी फॉर्मेलिटीज मुझसे नहीं होंगी, एक काम करो कि मुझे रीअपॉइंट कर लो, मैं इसी कंपनी में रहूंगी। तो फिलिप्स वाले बोलते हैं दाशी नाउ वी आर सॉरी, क्योंकि अब हम बाउंड है थ्रू द क्लॉज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो दाशी बोलती है अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, उससे मेरा क्या, अर्थ सन एंड दाशी आर नॉट लिंक्ड, डोंट यू नो दैट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना माथा अपने टेबल से पीट लिया। क्यों, क्योंकि दाशी को नहीं पता था अबाउट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो सेकेंड वे ऑफ रिमूवल क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स माने क्या, हर लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ या प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50 करोड़ या कंपनी विद पब्लिक लोन्स एंड डिपॉजिट्स मोर देन 50 करोड़ को लिस्टेड को हर ऑडिटर एज एन इंडिविजुअल और हर ऑडिटर एज अ फर्म को करना पड़ता है अलविदा एक वक्त के बाद। मतलब ये 4 क्लास ऑफ कंपनीज कभी भी एक इंडिविजुअल ऑडिटर को एक टर्म से ज्यादा एंड एक ऑडिट फर्म को 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहती है इतने समय तक साथ रहोगे तो पक्का ऑडिटर फेमिलियरिटी इश्यूज डेवलप कर लेगा एंड ऑडिट में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा एंड बोर्ड की बात मान के कुछ कुछ गलत दिखाता रहेगा। तो इट्स बेटर कि हम ऑडिटर ही चेंज कर दें। प्लस
इससे और एक फायदा है कि अगर पिछला ऑडिटर कोई गलती कर रहा था तो नया ऑडिटर आके उसे और सुधार दे। ठीक है, तो अब ये क्लॉज फिलिप्स वाले दाशी को समझा देते हैं। तो दाशी बोले चलो ठीक है, पर अब तो दाशी का मन नहीं था कि वो फिलिप्स को छोड़े, तो दाशी ट्राई करती है कुछ वेज। क्या? तो अब दाशी की फर्म में ना 3 पार्टनर्स थे, दाशी, राशि एंड वाशी। एंड ये जो राशि थी ये अग्रवाल एंड एसोसिएट्स में भी पार्टनर थी। तो दाशी राशि को कहती है एक काम कर, तुम अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के थ्रू अप्लाई कर एंड जितना भी रेम्यूनरेशन होगा अपने 50-50 बांट लेंगे एंड सारा काम मैं कर दूंगी, मैं तो फिलिप्स को ऑडिट इतने साल से कर रही हूँ, मुझे हैबिट है। तो राशि ने बोला वाई नॉट, आती हुई लक्ष्मी कौन ही मना करता है। तो राशि बोलती है ठीक है मैं आज ही जाके अप्लाई करती हूँ। तो राशि जाके अप्लाई कर देती है। अब क्या हो गया, अब फिलिप्स वाले बोलते हैं बाय, फिलिप्स वाले बोलते हैं बाय। तो राशि बोले अरे दाशी थी प्रीवियस ऑडिटर, मैं नहीं, तो दिक्कत क्या है। तो उन्होंने बताया कि इनकमिंग और आउटगोइंग फर्म में, मतलब जो फर्म नया आ रहा है अपॉइंट होके एंड जो फर्म रोटेशन के तहत बाहर गया है, उन दोनों में अगर कोई कॉमन पार्टनर भी हो गया तो आने वाला फर्म हो जाएगा इन एलिजिबल। दाशी ने बोला ठीक है कॉमन पार्टनर्स ही होने चाहिए ना, एक काम करो दाशी एंड एसोसिएट्स ही मैं बंद कर देती हूँ, मैं एक नया फर्म खोलूंगी दाशी दाश एंड एसोसिएट्स। अब दाशी गई इन द नेम ऑफ दाशी दाश एंड एसोसिएट्स। फिर फिलिप्स वालों ने उसे बोल दिया बाय। अब क्या हुआ, फिलिप्स वालों ने उसे बोला कि कोई भी पार्टनर अगर आउटगोइंग फर्म से रिजाइन करके नया फर्म ज्वाइन कर ले तो वो फर्म भी इन एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमें दिक्कत फर्म से नहीं पार्टनर से ही थी। एंड अगर कोई भी कॉमन पार्टनर हमें थ्रू रिजाइन एंड ज्वाइन दिखा या कोई कॉमन पार्टनर दिखे तो हम वो भी फर्म कर देंगे रिजेक्ट। दाशी ने सोचा ठीक है एक काम करती हूँ, मेरे तो इतने सारे नेटवर्क फर्म्स है जिसको मैं दूसरे दूसरे नाम से ऑपरेट करती हूँ, मैं उनके थ्रू अप्लाई करती हूँ। तब फिलिप्स वालों ने बोला फाइनल बाय, फाइनल बाय, वापस मत आना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया अगर नेटवर्क फर्म्स के थ्रू भी अप्लाई किया तो वो भी हो जाएंगे इन एलिजिबल, क्योंकि जब एक फर्म इन एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए तो उसके नेटवर्क फर्म्स भी इन एलिजिबल हो जाते हैं अगर फर्म बाय बाय हुआ है रोटेशन के वजह से। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड है उसमें ना दाशी की शादी हो रही है ना कंपनी को रोटेशन अप्लाई करना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है, कंपनी का मन भर गया दाशी से, अब कंपनी को समझ में आ गया ये सिर्फ बातें बनाती है काम कुछ नहीं करती है एंड अब कंपनी चाहती है कि दाशी हो जाए आउट। तो उन्होंने जाके दाशी को ये बोला, दाशी ने बोला अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत से काम किया। फिर भी उन्होंने बातचीत की एंड दाशी एंड उनकी नहीं बनी। तो उन्होंने बोला सॉरी दाशी वील हैव टू बिड यू अ बाय। तो दाशी बोली जब आपने डिसीजन बना ही लिया तो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पर क्या ऑडिटर जो इतनी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है उसको फर्म उसको अपनी कंपनी के बाहर भेजना इतना आसान है क्या? नहीं, आपको 3 जन का अप्रूवल लगता है, पहले तो बोर्ड का, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड फिर शेयर होल्डर का भी। अगर तीनों में से एक जन ने भी बोल दिया नहीं वो बाहर नहीं जाना चाहिए तो वो बाहर नहीं जाएगा। कंपनीज एक्ट सिर्फ एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को लाती है रिमूवल में अप्रूवल के लिए, वो इधर, क्योंकि वो नहीं चाहती है कोई भी बेगुनाह ऑडिटर किसी भी वजह से फर्म कंपनी से बाहर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके 30 दिन में मुझे फाइल करना होगा एडिटेड टू विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सब फॉर्म चेक करेगा, रीजन फॉर रिमूवल चेक करेगा एंड अगर वो सेटिस्फाइड होगा तब वो मुझे देगा ग्रीन सिग्नल एंड उसके विद इन 60 डेज मुझे पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, अब जो लास्ट वे ऑफ रिमूवल है बहुत दर्दनाक, मतलब एक ऐसा वे जिससे कोई भी ऑडिटर रिमूव नहीं होना चाहता है, क्योंकि दिस लीव्स यू स्कार फॉर मेनी इयर्स। मैम आप डरा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? अब हुआ क्या, ये दाशी जितनी सीधी दिखती थी वो थी नहीं, वो कंपनी के साथ मिलके फ्रॉड कर रही थी 4 करोड़ का। अब कंपनी को कुछ टैक्सेस बचाने थे एंड उसने दाशी को बताया तो दाशी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर साल 4 करोड़ का एक्सपेंस एक्स्ट्रा दिखा दूंगी, आप बस उसमें से 50% मुझे दे देना। तो फिर कंपनी वाले बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम तो टैक्स बचा ही रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तुम्हें 50% दे देंगे।
अब ऐसा चलता रहा 1-2 साल, पर कहते हैं ना कानून के नजरों से एंड कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता, एंड दाशी पकड़ी गई। किसने पकड़ा दाशी को? एनसीएलटी मतलब कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने। ठीक है, तो दाशी बोलती है कौन सा मैं जान के फ्रॉड कर रही थी, मैं तो बस फ्रॉड में एक भागीदार थी। तो एनसीएलटी उसे कहता है एनी पर्सन हु हैज अबेटेड, कल्यूडेड और एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। हमारे लिए तीनों सेम है, हमारे लिए तीनों सेम है, तो हम तीनों को सेम पनिशमेंट देंगे। एंड पनिशमेंट सुन के दाशी ने सोचा अरे मैं क्या 2 करोड़ के पीछे भाग रही थी, यहाँ पे तो मेरी पूरी लाइफ एंड करियर स्पॉइल हो गए। क्या पनिशमेंट था ऐसा? 3 पनिशमेंट थे। सबसे पहले तो ऑडिटर के पोजीशन से उस कंपनी से रिमूव हो जाओ, रिमूव द ऑडिटर। नेक्स्ट, बैन फॉर 5 years, मतलब दाशी अब 5 साल तक कहीं पे भी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकती। एंड लास्ट सेक्शन 447। अब सेक्शन 447 क्या है ये तो हम समझेंगे 5 मिनट बाद, बट लेट मी टेल यू बड़ा ही दर्दनाक सेक्शन है। मतलब कंपनीज एक्ट को कभी भी लगता है ना कि इस पर्सन की बजानी है तो वो सेक्शन 447 डाल देते हैं। मैं सिर्फ कंपनी ऑडिट की बात नहीं कर रही, कंपनीज एक्ट में जहां पे भी कंपनीज एक्ट को लगता है अब ये पर्सन के लिए और कोई पनिशमेंट नहीं बचा है, इसको लास्ट देना ही पड़ेगा, तो वो सेक्शन 447 दे देते हैं। तो एनसीएलटी 3 पनिशमेंट देगा, सेक्शन 447 का, 5 साल के बैन का एंड रिमूव द ऑडिटर का। प्लस अगर उसका देवता यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे किसी फ्रॉड के बारे में बता देता है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं देखेगा, सीधा 15 दिन में ऑर्डर पास कर देगा ऑफ बाय बाय। 15 दिन में ऑर्डर पास कर देगा कि रिमूव द ऑडिटर, सेक्शन 447 लगा दो एंड बैन फॉर 5 years लगा दो। मैम क्या सिर्फ एनसीएलटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये कर सकते हैं? नहीं, अगर तुम्हें भी लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है जाके बिंदास बोलो, तुम्हारी भी आवाज सुनी जाएगी। अब हमने ऑडिटर का बर्थ यानी अपॉइंटमेंट, राइट्स, ड्यूटीज, डेथ भी डिस्कस कर लिया, रिमूवल। पर व्हाट अबाउट आफ्टर लाइफ? कहते हैं ना पाप पुण्य सब आप धरती पे करते हो, सबका हिसाब ऊपर जाके होता है। तो कंपनीज एक्ट ने बोला तुम क्राइम करो, मेरे पास पनिशमेंट रेडी है, तुम गलती करके तो देखो, उसके बाद तुम सजा सुन के ही मर जाओगे। तो लेट्स डाइव इनटू द पनिशमेंट सेक्शन। अब क्या क्या पनिशमेंट है तो देखो, सबसे पहले इजी पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। सिविल लाइबिलिटी मतलब इसमें क्या है, ऑडिटर को जेल भी नहीं जाना है, ऑडिटर को कुछ कुछ फाइन्स पेनल्टीज भी नहीं देनी है, बस सामने वाले को जितना नुकसान हुआ है उतना भरना है। ठीक है, ऐसा ऑडिटर के साथ 2 केस में हो सकता है। पहला, अगर प्रोस्पेक्टस जो कंपनी ने इशू किया उसमें ऑडिटर ने कोई स्टेटमेंट डाला है जो कि झूठा निकलता है एंड जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, तो जिन भी इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ऑडिटर करेगा। प्लस अगर कभी ऐसा हुआ कि लिक्विडेशन होने वाला है एंड कंपनी बोलते हैं ऑडिटर तुम तो हमारे देवता हो, तुम सबको एज पर देयर राइट्स बांट देना, एज पर देयर राइट्स बांट देना, पर ऑडिटर ये काम सही से नहीं कर पाता है एंड किसी को ज्यादा एंड किसी को कम दे देता है, तभी भी उसे लग जाएगी सिविल लाइबिलिटी की पनिशमेंट। मतलब जिसको भी कम मिला है उसका नुकसान भरेगा ऑडिटर। तो सबसे इजीएस्ट पनिशमेंट जो सिविल लाइबिलिटी डैमेजेस पे करने का होता है वो सिर्फ ऑडिटर को 2 केसेस में मिलता है। प्रोस्पेक्टस में अगर एक्सपर्ट स्टेटमेंट इशू कर दिया जो गलत निकला तब सिविल लाइबिलिटी लगेगी, या लिक्विडेशन के टाइम पे किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया तब सिविल लाइबिलिटी लगेगी। मैम ये इजी है? हाँ ये इजी है क्योंकि आगे के पनिशमेंट्स बहुत हार्ड है। अगर प्रोस्पेक्टस ऑथराइज कर दिया मतलब कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ प्रोस्पेक्टस के लिए, ऑडिटर दिखता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ प्रोस्पेक्टस के लिए एंड अगर उसमें कुछ गलत निकला तब कंपनीज एक्ट बोलता है तब तो देखो सेक्शन 447 की मार पड़ना जरूरी है। झूठा झूठा बोल के शेयर होल्डर्स बेगुनाह से इन्वेस्ट करा है, अब तो देखो मार पड़ना जरूरी है। नेक्स्ट, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्टली आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पनिशमेंट सेक्शन ऑफ कंपनी ऑडिट। इस चैप्टर में अगर पनिशमेंट के 5 भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो उसमें से 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे। क्या कि अगर ऑडिटर ने 3 चीजों के साथ खिलवाड़ किया, अपॉइंटमेंट के साथ,
ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के साथ एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, यानी सेक्शन 144 के साथ, तो उससे मिनिमम पेनल्टी लगेगी 25,000 की, जो कि जा सकती है 5 लाख या 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर तक। पर ये तो होगा अगर ऑडिटर ने ये गलती की है अनजाने में। अगर जान के किया है तब तो बेटा पेनल्टी इंक्रीज होगी। क्या होगा? मिनिमम पेनल्टी हो जाएगी 50,000 एंड मैक्सिमम पेनल्टी पहुंच जाएगी 25 लाख या 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर तक। और पनिशमेंट यहाँ खत्म नहीं होता है, आपको 1 साल तक जेल भी जाना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन रिफंड भी करना पड़ेगा, प्लस डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे भयंकर पनिशमेंट सेक्शन ऑफ कंपनी ऑडिट है। मैम अगर इंडिविजुअल है तो वो तो बेचारा अकेला ही भरेगा सब। फर्म में क्या होगा? फर्म में मॉनेटरी लाइबिलिटी सब शेयर करेंगे, जेल से साइनिंग पार्टनर जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर इंस्पेक्टर के साथ शान पत्ती दिखाई, उसे डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसे अपना वर्डिक्ट नहीं दिया, उसे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, उसे एविडेंस नहीं दिया, तब वो तो अपनी पावर दिखाएगा रे। क्या करेगा वो तुमको 6 महीने तक जेल भेज सकता है, तुमसे मिनिमम 25,000 तो लेगा ही, और जितने दिन ये तुम कंटिन्यू करते रहोगे 2,000 का थप्पड़ मारते रहेगा, अनटिल एंड अनलेस पेनल्टी 1 लाख तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो इंस्पेक्टर के साथ नो गंडोगोल, जो भी वो मांगे उसे दे देने का। अगर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में झोल किया, कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, कंपनी बंद होने वाली है, उसमें झोल किया तो क्या होगा? उसमें झोल किया तो 3 से 5 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा एंड 1 से 3 लाख का फाइन लग जाएगा। ठीक है, फिर अगर झूठ बोला तो कभी भी झूठ नहीं बोलने का। मैम हमेशा हर क्लास में सिखाती है झूठ नहीं, झूठ भी नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। बट अगर तुमने झूठ बोल दिया तो मैंने तो पहले बोला था मत बोलो, सेक्शन 447 लग जाएगा। अब किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एविडेंस मांगा पर तुमने कंपनी को बचाने गया कि मैं कंपनी को बचा लेता हूँ, झूठा एविडेंस दे देता हूँ, तुमने तो कंपनी को बचा लिया, कंपनी तुम्हें नहीं बचाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें 3 से 7 साल की हो सकती है जेल एंड फाइन जा सकता है अप टू 10 लाख रुपए। ठीक है, अब मैम आप तब से इस सेक्शन की बहुत तारीफ कर रहे हो, सेक्शन 447, आखिर ये सेक्शन है क्या? क्या सेक्शन है मैम ये? तो अगर तुमने फ्रॉड किया है जिसका अमाउंट 10 लाख या 1% ऑफ द टर्नओवर से कम है, प्लस उससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इट डज नॉट इम्पैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तब तो देखो तुम बच जाओगे, उतना भारी पनिशमेंट नहीं लगेगा। मतलब या तो तुम जेल जाओगे 5 साल तक, या तुम फाइन भरोगे 50 लाख तक, या तुम्हारे साथ दोनों हो सकते हैं। मैम आपको ये इजी लग रहा है? हाँ ये इजी है, क्योंकि अगर फ्रॉड अमाउंट 10 लाख या 1% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा है एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व करता है, तब तो तुमको मिनिमम 3 साल जेल जाना ही पड़ेगा, प्लस 100% ऑफ द फ्रॉड अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, जो कि 300% तक भी जा सकते हैं। मतलब अगर तुमने 1 करोड़ का फ्रॉड किया है तो तुम्हें 1 करोड़ तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, 3 करोड़ भी देनी पड़ सकती है, प्लस तुम्हें 3 साल तो जेल जाना ही पड़ेगा, 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। पर मैम अगर मैंने 1 करोड़ का फ्रॉड किया और पब्लिक को इफेक्ट नहीं किया तो देखो फाइन तो सेम रहेगा 100% टू 300%। एक चीज हो सकता है कि तुम्हारा जेल जाने का टेन्योर कम हो सकता है, मतलब तुम मिनिमम 6 महीना जेल जाओगे, पर मैक्सिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 10 साल तक इसमें भी जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनीज एक्ट तुम्हें मारेगी, अगर इनकम टैक्स में कुछ गलत किया तो इनकम टैक्स एक्ट मारेगी, कुछ प्रोफेशनल एथिक्स के साथ गड़बड़ किया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट तुम्हें मारेगी, लाइफ इंश्योरेंस के साथ कुछ गड़बड़ किया तो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट मारेगी, बैंकिंग ऑडिट में बैंक्स के साथ कुछ गड़बड़ किया या बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ किया तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थप्पड़ पड़ेगा, एंड लास्टली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जाके किसी तीसरे को बता दिया तो इंटरन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मार पड़ सकती है। कंपनी ऑडिट का जो भी सेक्शन कवरेज है वो हमारा हो गया। अब हम फटाफट 3 इंडिपेंडेंट टॉपिक्स रिवाइज करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी करके रैप अप करते हैं। सबसे पहला ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट मतलब क्या कि किसी भी कंपनी का फैला हुआ कारोबार है तो उसे संभालने के लिए उसे ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। ये ब्रांच ऑडिटर कौन होता है? तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर कंपनी का ब्रांच है इंडिया में तो या तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही बोल सकती है कि भाई तुम मेरा ब्रांच ऑडिट कर दे,
पर अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अग्री नहीं होता है या कंपनी को माने कि कोई दूसरा ऑडिटर आए तो वो एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ला सकती है। पर अगर कंपनी का ब्रांच है बाहर तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा प्यारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हम देंगे, पर दूसरा ऑप्शन किसको देंगे, एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री। क्योंकि जब तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर में सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया ही मानते हो तो दूसरा कंट्री तुम्हें क्यों माने। इसीलिए अगर तुम्हारा ब्रांच है बाहर तो तुम ऐसे ऑडिटर को ढूंढोगे जो एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री कॉम्पिटेंट है। ठीक है, बुझे छे। उसके अलावा क्या ड्यूटीज क्या होती है ब्रांच ऑडिटर की, सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर होती है। मतलब जैसे दाशी ने चेक किया था इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, एडवांसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, शेयर्स अलॉटेड फॉर कैश एंड बुक एंट्रीज, वैसे ही इसकी भी ड्यूटी है ये सब देखने का। प्लस जैसे दाशी ने बहुत सारी चीजों पे रिपोर्ट किया था, ब्रांच ऑडिटर को भी करना पड़ेगा। एंड जैसे दाशी को फ्रॉड के ऊपर कुछ मिला था तो उसने फ्रॉड पे रिपोर्ट किया था, ब्रांच ऑडिटर के साथ भी सेम ड्यूटी है। अगर ब्रांच ऑडिटर को भी लगता है कहीं फ्रॉड हो रहा है तो उससे भी ये सब करना पड़ेगा। एंड ब्रांच का जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सबमिट होगा, कंपनी यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। कुछ और हाँ, अगर ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि ब्रांच ऑडिटर शुड इंश्योर ब्रांच और एचओ के बीच में जितने ट्रांजैक्शन है वो सब वेल मेंटेन्ड है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एलिमिनेटेड है। अगर कंपनी चाहे तो ब्रांच के बुक्स जहां मन वहां रख सकती है, बस विद इन 7 डेज आरओसी को बताना पड़ेगा। एंड लास्टली ब्रांच ऑडिटर को प्रॉपर रिटर्न्स भेजने होंगे एचओ को, क्योंकि कारोबार सिर्फ फैलाने से नहीं होता, उससे संभालना भी पड़ता है। अब ये जॉइंट ऑडिटर क्या है, एक से भले दो से भले चार से भले 8, यही है इसका कॉन्सेप्ट। मतलब जहां भी एक कंपनी में एक से ज्यादा स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे उसे कहते हैं जॉइंट ऑडिट। ठीक है, अब इसके बहुत एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है, वर्कलोड को हम कर देंगे बाय, वर्क ऑन टाइम जरूर होगा हाई, एक्सपर्टीज यस, क्वालिटी ऑब्वियस, कंपटीशन एक्सेप्टेड, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये तो है इसकी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटर है सैड, स्मॉल एंटिटी के लिए सूटेबिलिटी है बैड, कोऑर्डिनेशन लैक्स, वर्क्स नो हैक्स, कॉमन एरियाज आर नेग्लेक्टेड एंड फीस इज ऑलवेज लेस देन प्रेडिक्टेड। तो ये तो है इसके डिसएडवांटेजेस। पर मैम ये जॉइंट ऑडिट काम कैसे करता है, तो सबसे पहले तो काम का ये लोग कर देते हैं बंटवारा, मतलब कौन ऑडिटर क्या काम करेगा। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज द की, हम साथ साथ है, मतलब सब जन मिलके काम करेंगे। अगर किसी जॉइंट ऑडिटर को किसी और के एरिया के बारे में कुछ पता चलता है एंड उसे लगता है कि ये उसे बताना इंपॉर्टेंट है तो वो उसे जरूर जाके बताएगा। फिर क्या है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सारे जॉइंट ऑडिटर्स ये काम जरूर करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडिविजुअल वर्क और नॉट। क्या 5 चीजों में इंश्योर करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अगर कोई ऐसा काम है जो किसी में नहीं बटा तो वो कॉमन ऑडिट एरिया एंड वो तीनों की जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसा एरिया है जिसके बारे में उन तीनों ने मिलके सोचा है, उसका ऑडिट प्रोसीजर संग में डिसाइड किया एंड सोचा है कि ये तो हम तीनों साथ में करेंगे, तो वो भी इन तीनों की जिम्मेदारी है। प्लस अगर कोई ऐसी बात है जो किसी एक जॉइंट ऑडिटर को पता चलती है एंड वो बाकी दोनों को जाके उसके बारे में या बाकी सबको जाके उसके बारे में बताता है एंड कहता है यार दिस डिजर्व्स योर अटेंशन, तो वो भी सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या, ऑलवेज सबका साथ सबका विकास इन माइंड रखना कि अगर कुछ ऐसा है जो जॉइंट ऑडिटर को लग रहा है यार ये तो ऑडिट रिपोर्ट में गलत हो रहा है, तो वो जाके बाकी जॉइंट ऑडिटर्स को जरूर आगाह करेगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हमें ये सही करना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट क्या अलग अलग इशू होगा, नहीं, एक जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट ही इशू होगा। एंड अगर किसी ऑडिटर को लगता है नहीं जो ओपिनियन जा रहा है जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में वो गलत है तो वो अपना एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है। अब लास्ट टॉपिक ऑफ आर रिवीजन, ऑडिट कमिटी। ये ऑडिट कमिटी क्या है, तो कंपनीज एक्ट ने सोचा पब्लिकली इंटरेस्टेड कंपनीज को संभालने के लिए हमें एक और कमिटी चाहिए जो पीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नजर रखे, तो उन्होंने बना दिया ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी किन 4 क्लास ऑफ कंपनीज बनानी पड़ती है, सबसे पहला लिस्टेड कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, फिर
पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या पब्लिक कंपनी जिसका लोन्स एंड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सीड्स 50 करोड़। ये ऑडिट कमेटी में क्या होगा, कौन लोग होंगे? ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी के फंक्शंस एंड पावर्स क्या है, मतलब ऑडिट कमेटी क्या क्या करेगी? तो ऑडिट कमेटी के फंक्शंस है पिटी एयर, मतलब पब्लिक फंड्स जो आईपीओ के थ्रू रेज हुए ऑडिट कमेटी देखेगी वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं ना, जिस पर्पस के लिए फंड्स उठाए गए थे। ऐसा तो नहीं है कंपनी कोई तीसरा ही काम कर रही है इस फंड्स के साथ। फिर क्या आई से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स तो प्रेजेंट है ना, एंड वो इफेक्टिव भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो रिडंडेंट हो गए हैं। फिर टी से ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, मतलब सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम ऑडिट कमिटी ही हो रहे हैं ना। फिर आई से क्या, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट्स, सारे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट्स स्क्रूटिनाइज तो है ना। फिर ई से क्या है, इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट प्रोसेस, मतलब ऑडिटर को भी मार पड़ सकती है अगर उसने सही से काम नहीं किया, तो ऑडिट कमेटी देखेगी कि ऑडिट प्रोसेस सही से तो जा रहा है ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक तो कर रहे हैं ना। एंड लास्ट आर से रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल, मतलब ऑडिटर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो ऑडिट कमेटी ही देखेगी। अब ऑडिट कमेटी के पावर्स क्या है? क्विब्स मतलब वो जब चाहे ऑडिटर से कमेंट्स मांग सकती है ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ अकाउंट्स बाय ऑडिटर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले है सी से कमेंट्स, डब्ल्यू से विसल ब्लोअर पॉलिसी, जिसमें ऑडिट कमेटी सीटी नहीं बजाएगी, ऑडिट कमेटी एम्प्लॉयज़ के लिए एक पॉलिसी लाएगी जहां पे अगर एम्प्लॉयज़ को है दुख दर्द पीड़ा तो वो सब बयां कर सकते हैं ऑडिट कमेटी को। आई से इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर ऑडिट कमेटी को अपने ऊपर के किसी भी फंक्शंस पीटीआर को एग्जर्ट करने में या फॉलो करने में दिक्कत आती है तो वो जब मन चाहे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकती है। बी मतलब बोर्ड रिपोर्ट, अगर कभी भी बोर्ड ऑडिट कमेटी की बात नहीं मानेगा तो उसे ये सब लिखना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। एंड लास्टली एस से सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ऑडिट कमेटी के पास जाओगे अपनी कंप्लेन दर्ज करोगे और वो तुम्हें खाली हाथ भेज देंगे। जो भी जिसने भी गलत किया उसके अगेंस्ट पे ऑडिट कमेटी पूरा एक्शंस लेगी एंड तुम्हें सेफगार्ड्स बताएगी। एंड हियर वी आर डन। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी आया होगा। अब घर जाके एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार हम चैप्टर फटाफट गो थ्रू कर लेंगे, एंड जो मैंने डे बिफोर एग्जाम्स क्वेश्चन मार्क कराए हैं एक बार उसे देख लेना, ठीक है। एंड बाकी घर जाके आराम से सेक्शन रील्स